स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। ओके। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। चलो अपन जो है, स्क्रीन विजिबल है ना सब लोगों को? यस सर। ठीक है, तो अपन इसको डिस्कस करते हैं। अपना ये जो मेजर टेस्ट अपन ने लिया था, तो जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस गलत थे या जो भी डाउट है ना, वो देखते हैं अपन। ठीक है, एक मिनट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया था तुम लोगों को? ये क्या था? सर सर इसमें क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी नहीं है और वो भी नहीं दे रखा है क्लास इंटरवल। ठीक है, तो क्लास इंटरवल जब दिया जाता है, जब डेटा आपका ग्रुप फॉर्म में हो। अब मान लो आपका डेटा ग्रुप फॉर्म में नहीं है, तो अगर हम लोगों को फिर भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। मान लो कि ये मार्क्स ऑप्टेंड आपकी तरह एक तरह से क्लास मार्क है, मतलब इसका टेबल में अगर बनाऊं 20, 29, 28, 33 एंड सो ऑन 42, इस तरह से। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है तुम लोगों को 6, 28, 24, 15, 2 एंड सो ऑन, तो इसकी अगर मुझे सी एफ निकालनी है मान लो, तो कैसे निकल जाएगी सी एफ इसकी? जैसे निकालते आ रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी है तो फर्स्ट एंट्री क्या रहेगी? सेम ही। अरे समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूँ मैं? यस सर। इसी तरह से इसको ऐड कर लो, जैसे अपन निकालते आ रहे हैं ना। 6 दे रखा है, 28 दे रखा है, 24 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 6 + 28। 34। ठीक है, ऐसे इसको ऐड कर लो, ऐसे इसको ऐड कर लो, ऐसे इसको ऐड कर लो, तो अपने पास क्या बन जाएगी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। हाँ या ना? यस सर। समझ में आई बात? अब आपके पास जो मीडियन, जब हम लोग क्लास इंटरवल नहीं होता तो मीडियन कैसे निकाला जाता है? मीडियन दो तरीके से निकाला जाता है। जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपन देखते हैं कितनी है, 100 ऑब्जर्वेशन है, तो अपन देखते हैं या तो इवन होता है या ऑड होता है। ये कॉन्सेप्ट समझा पहले तुम लोगों ने? यस सर। जब मीडियन आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब ऑड होती है, मान लो कि आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, तो आपका जो मीडियन निकलता है ना, ठीक है ना, जो मीडियन हम फाइंड करते हैं वो कैसे करते हैं? जितनी भी ऑब्जर्वेशन होती हैं उसको +1 डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो मतलब 5 ऑब्जर्वेशन है तो 5 + 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो अपने पास आंसर थर्ड, मतलब जो थर्ड ऑब्जर्वेशन होगी ना हमारी, वो हमारा आंसर होगा। समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूँ मैं? यस सर। ठीक है। सिमिलरली इवन अगर है, मान लो कि आपके पास 10 ऑब्जर्वेशन है, तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं n/2 और n/2 + 1। मतलब कि 10 ऑब्जर्वेशन है तो 10/2 इट्स फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, 10/2 इज 5, और n/2 5 आ गया, 5 प्लस, मतलब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन एंड सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन का अपन मीन निकालते हैं। जो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन होती है और जो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन होती है उसको प्लस करते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं, मीडियन आ जाता है। यहाँ पर अपन लोगों को क्या करना है? हमारे पास 100 ऑब्जर्वेशन है। कितनी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास? 100 ऑब्जर्वेशन। तो 100 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, तो हमारे को कैसे निकालना पड़ेगा? इवन है तो n/2 और n/2 + 1 करा, तो 100/2 50 ऑब्जर्वेशन, और n/2 + 1 करेंगे तो 51th ऑब्जर्वेशन। मतलब 50th ऑब्जर्वेशन और 51th ऑब्जर्वेशन हम लोगों को देखनी पड़ेगी। अरे समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूँ मैं? यस सर। क्लियर है? तो अब आप ये देखो, तुम लोगों को अब ये देखना है कि तुम्हारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो 50 और 51 पर जो एंट्री है, जो भी एंट्री है आपकी, वही हमारा मीडियन होने वाला है। समझ में आई बात? जब तुम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मान लो आपके पास आ गया 52 आ गया, यहां पर 60 आ गया,
तो हमको चाहिए 50th और 51, तो सबसे पहले कौन सेलेक्ट होगा, 52 सेलेक्ट होगा, और उसके बाद कौन सेलेक्ट हो जाएगा, और इनकी जो क्लास इंटरवल है, जैसे मान लो 28 और 33 आ गया, तो इस ऑप्शन में देख लेंगे कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, तो 28 और 29 में आपका आंसर मिलेगा। तुम समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, किस तरह से काम करना है, यस सर। इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा सा अलग था। तो ये गलत है तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो सकता है, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम इस तरह कुछ आया है। ठीक है? यस सर। उसके बाद जब क्वेश्चंस हैं तुम्हारे पास, अब तुम लोगों के इसके जो आंसर्स मैंने शीट भेजी भी है, तुम लोगों ने अपने आंसर्स अगर मैच किए होंगे, ठीक है, तुमको पता है तुमने क्या किया। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम थी, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो बता सकते हो तुम लोग कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन 3, स्कीम में कोई प्रॉब्लम है? हाँ भाई साक्षी। नो सर। सर मैंने ना क्या बोलते हैं, ऐसे सोचा कि 2/3 जो 3 के बाद वाले काउंट करने से मैंने बहुत बड़ी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन, जब भी ग्रेटर वर्ड यूज होता है ना, यस तो 3 से सर। बड़ा चाहिए मेरे को, 3 भी इंक्लूड नहीं होगा। तो कंपोजिट नंबर सिर्फ क्या आएगा, 4 आएगा, और तो 4 और 6 होगा। 2/6 एंड 1/3 इज द आंसर। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं करना है, बताना है हम लोगों को, ये होना चाहिए तुम लोगों से, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 किया है? यस सर। यस सर। किया मतलब हुआ है, सही आंसर है इसका, चेक कर लिया तुम लोगों ने? मैंने भेजा था तो तुमने देखा था। वैसे क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट के वाला तो अब सबके सही हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 भी सिंपल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में गड़बड़ हुई। जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आ रहा है ना, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो आपसे रेशियो पूछ रहा है, ए बी अपॉन पी बी का रेशियो पूछ रहा है, ए बी अपॉन पी बी का रेशियो। अब ये देखो, ये पॉइंट इसने क्या किया है, 3:1 में डिवाइड किया है लाइन को। तो अगर मैं पूरा ए बी की बात करूंगा तो ए बी का क्या रेशियो हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया। ये बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ मैं? यस सर। एक मिनट, ये कहाँ चला गया, यस ठीक है ना। ये 4 हो गया, ये समझ में आ रहा है। ए बी 4 कैसे हो गया, सर ऐड हो गया। ठीक है ना। और पी बी जो आपको दे रखा है, तो पी बी तो हमको वैसे 3:2 क्या दे रखा है, 1, तो ये पी बी कितना है आपके पास, 1। तो आंसर इस कितना हो गया, आंसर इज 4, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहाँ पर सारा सब्जेक्टिव काम करके नहीं देखना, तुमको एक अंदाजा लगाना है, उससे काम करते चले जाएंगे, और ऑप्शन मैच कर सकते हो कि तुम्हारा ऑप्शन अंदाजे से ऑप्शन मैच हो रहा है, तुरंत होकर आ रहा है। फटाफट होना चाहिए, पूरा जचा जचा के काम नहीं करना है। समझ में आई बात? ऑप्शंस आपके पास हैं तो आपको फटाफट रफली काम करके ऑप्शंस लिखने हैं। ऑप्शन से ही मतलब है, सब्जेक्टिव काम से कोई मतलब नहीं है एग्जामिनर को। क्वेश्चन नंबर 7 हैज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, द वैल्यू ऑफ बीज, ये किया है, ये सही है यस सर। साक्षी? सर याद नहीं। तो इसमें कंडीशन याद है आपके पास क्या होती है, यस सर। क्या कंडीशन? ग्रेटर हैज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, द वैल्यू ऑफ बी इज व्हाट, क्या करें? इसमें क्या करोगे इसमें? सर इसमें डी ग्रेटर देन 0 होगा। तो डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन क्या रहेगा आपके पास, 0 रहेगा। तो बी स्क्वायर, अब यहाँ पे ऑलरेडी बी यूज किया हुआ है, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, तो वो भी बी रहेगा वैसे भी, है ना, यस और नो। 4a कितना है आपका, 1 है, और c कितना है आपका, सी भी क्या है, सी भी है, इक्वल टू क्या, 0। तो आपके पास बन रहा है बी स्क्वायर माइनस 4b। अब यहाँ पर तुम्हारा जो इनइक्वालिटी है ना, तुमको इनइक्वालिटी को एज अ इक्वल टू ट्रीट करोगे, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शंस इनइक्वालिटी के तो है नहीं, तो इक्वल टू करके ट्रीट भी करोगे तो भी चलेगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4 भी बन रहा है, हाँ या ना, यस ठीक है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4 भी बन रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं कि इसमें से अगर आपने बी कॉमन ले लिया तो बी माइनस 4 इक्वल टू 0। अब आ रहा है आपके पास बी इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 4, यही आंसर आ रहा है, यस सर। हाँ या ना। अब यहाँ पर यही चीज़ हम लोगों को समझनी है कि अब आपके पास मान लो
अपन ने यहाँ पे इक्वल टू ले लिया, बट एक्चुअल में इनइक्वालिटी में क्या होता है हमारे पास, टू रियल डिस्टिंक्ट रूट में क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। क्या होता है? ग्रेटर देन। तो तुमने जब इक्वल टू कर लिया तब तो ये आंसर आ रहा है, और तुम देखोगे आंसर 0 भी मिल रहा है और हमको क्या मिल रहा है सर 4 भी मिल रहा है। बट एक्चुअल में थोड़ा सा तुम लोगों को समझना है कि कंडीशन में हमारे पास जहाँ पे इक्वल टू मैंने लगाया है वहाँ पर b ब्रैकेट b माइनस 4, ये एक्चुअल में इक्वल टू नहीं है, क्या है? ग्रेटर देन 0। मेरी बात समझ रहे हो? थोड़ा सा यस सर। इसको समझो, मतलब कि मेरे को ऐसी वैल्यू चाहिए जब मेरा आंसर 0 से क्या आना चाहिए हरदम, बड़ा। बड़ा। मेरी बात समझ रहे हो? मेरा आंसर 0 से क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। तो 0 से आंसर बड़ा कब आएगा, ये तुम लोगों को ये समझना है। मान लो आपने 4 डाल दिया, ठीक है ना, मान लो अपने पास ऑप्शन में 4 दिख रहा है, मान लो आपने 4 डाला, देखो 4 डाल के देखो, 4 माइनस 4, आंसर क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। क्या 0 0 से बड़ा होता है? क्या 0 0 से बड़ा होता है क्या? साक्षी तू समझ रही है? ये कंडीशन समझ में आ गई? ये कंडीशन कैसे बनी है? यस सर। है ना? अब ये कंडीशन आ गई, नीचे का हटाता हूं मैं सर। अब जब ये कंडीशन तुम लोगों ने बना ली, अब आपको अपने ऑप्शंस की जो वैल्यूज है ना वो हिट एंड ट्रायल कर लो। यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज है, मेरे को वो ऑप्शन चाहिए जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यस और नो। यस सर। तो आपने पहले ऑप्शन नंबर ए डाल दिया, ऑप्शन नंबर ए आपका 0 है, आपने 0 डाला तो 0 से कोई भी मल्टीप्लाई होगा, कुछ भी हो, कोई भी खाओ, आंसर क्या रहेगा एकदम 0। पर 0 क्या 0 से बड़ा होता है क्या? इज दिस ट्रू और नॉट? इज दिस ट्रू और फॉल्स? दिस इज फॉल्स, तो आंसर सही नहीं है, गलत हो गया, ये चलेगा। यस सर। ऑप्शन नंबर बी पे आ गए, 4 है, 4 मैंने बता ही दिया, 4 माइनस 4, अभी भी आंसर क्या आ रहा है आपका 0, तो 0 0 से बड़ा होता है क्या? नहीं, तो खत्म। उसके बाद सी 3 है, डाल 3, तो 3 ब्रैकेट 3 माइनस 4, तो 3 माइनस 4 इज माइनस 1 इंटू 3, आंसर आ रहा है माइनस 3। क्या माइनस 3 0 से बड़ा होता है क्या? नो नो सर। सर। तो फिर बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी सही है। अब तुम माइनस। अब तुम यहाँ पे डाल के भी देखोगे ना, यहाँ पे अगर आप -3 को पुट भी करोगे ना तो भी तुम देखोगे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हाँ या ना? देखो -3 -3 -4, -3 -4 इज -7, -7 इज मल्टीप्लाई बाय -3, आंसर इज व्हाट 21। कंडीशन ट्रू हो रही है, यस सर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? थोड़ा सा अपन लोगों को अपना दिमाग लगाना है, एक इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन आ गया है, ये वाला। क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 है, तो क्वेश्चन नंबर 8 तो ये हमारा एनसीईआरटी में से आ रहा है, आपको देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। अब इसमें भी ऐसा नहीं है कि तुमको सबको ही सॉल्व करके देखना है, थोड़ा सा अंदाजा, थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर फास्ट करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा क्या है क्या नहीं है। समझ में आई बात? जैसे आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमने देखा कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एक्स क्यूब आ रहा है सर, एक्स माइनस 1 का क्यूब आ रहा है सर, और 3x² आ रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि फाइनल आंसर हमारा किस में रहना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब x² पावर डिग्री 2 चाहिए मेरे को, यस और नो? ठीक है ना? तो अब यहाँ पर आपके पास एक्स क्यूब आ रहा है और डेफिनेटली यहाँ भी हमारा एक्स क्यूब आएगा, a माइनस बी का होल क्यूब ओपन करेंगे। पर जहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे ना तो यहाँ भी नेगेटिव का 3x² बनेगा, वो पॉजिटिव के 3x² को काटेगा। अगर तुम फॉर्मूला मन में खोल सकते हो तो तुम देखोगे सर ये तो क्वाड्रेटिक बन ही नहीं सकता, और नहीं हो रहा है तो फिर एक ही ऑप्शन है, आपको एक एक ऑप्शन को ओपन करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें कोई भी। पर मेरे को जो सबसे बेस्ट आंसर, जो आंख बंद करके मैं बोल रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा, आप देखो यहाँ पर एक्स क्यूब आ रहा है, तुम समझ रहे हो कितना सिंपल होता है किसी, कट हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स क्यूब है और यहाँ भी डेफिनेटली एक्स क्यूब आएगा। उसके बाद जो इक्वेशन बनेगी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का x² तो मिलेगा ही मिलेगा मुझे, हाँ या ना? इट का मतलब एक्स क्यूब, मतलब यहाँ पर x² सर्वाइव कर जाएगा, और x² सर्वाइव कर जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यस सर। या तो गलत आंसर्स को आप एलिमिनेट कर दो या राइट आंसर पकड़ लो, तो ऑप्शन नंबर बी में राइट पकड़ गया, बाकी सबको देखने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूँ? ऑप्शन नंबर सी वैसे ही कट रहा है, तुमको दिख रहा है x² इक्वल टू √x है, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो x क्यूब बन जाएगा, कट भी नहीं सकता। ऑप्शन सी और डी कट ही गए। थोड़ा इस तरह से स्मार्ट तरीका जब अपनाएगा, नहीं तो क्या होगा, अगर हम सोचेंगे सारे क्वेश्चंस को हम सब्जेक्टिव वे में करें तो ऑप्शंस हमारे जो MCQ है हमारा सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा हमारा। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में एक प्रॉब्लम क्या है कि रेशियो दे दिया हम लोगों को, है ना? क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे दिया, तो पिगी बैंक कंटेन्स 1:2 कॉइन्स इन द रेशियो। तो अब आपके पास 1 रुपए के कॉइन और 2 रुपए के कॉइन है, बट वो रेशियो में 9:11। अब वो 9:11 है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 1 रुपए के 90 कॉइन और 2 रुपए के 110 कॉइन हो, मतलब रेशियो में चलेगा। रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, यस और नो?
Yes, तो sir. कॉइन 9 और 11 नहीं है, तो अपन हरदम मैं कहता हूं कि आप जब भी रेशियो आता है तो कॉमन रेशियो आपने एक्स ले लिया, तो 1 रुपए के 9x कॉइन हो गए, 2 रुपए के 11x 11x. सिंपल है। तो जो टोटल तेरे कॉइन हो गए वो कितने हो गए? 20x 20x। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब आपको 2 रुपए के कॉइन के बारे में पूछ रहा है वो, तो 2 रुपए की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 11x अपॉन 20x, यस और नो? Yes, sir. एक्स एक्स कट जाएगा, 11 अपॉन 20 इज द आंसर, 11 अपॉन 20 इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यस और नो? Yes, sir. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 सही है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? फॉल्स पता करना है हम लोगों को। ऑप्शन नंबर ए, टू राइट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, Yes, sir. इज दिस ट्रू और फॉल्स? False. फॉल्स है, तो पहले में मिल गया तो बाकी जाना ही नहीं है। टू स्क्वायर सिमिलर, यस। टू इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर, यस। टू सर्कल्स ऑलवेज, यस। समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं मैं? तो इस Yes, तरह से sir. आपको अगर पहले में मिल जाता है तो आके बाकी आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सही किया था गलत किया था, याद है? इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है, 1:2। अब ये भी बहुत ही सिंपल सा ही क्वेश्चन है, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। यहां पर तुम लोगों को तीनों लाइंस तो पैरेलल दे दी उसने, ठीक है। तीनों लाइन क्या दे दी? पैरेलल। और रेशियो, आपको रेशियो दे दिया ax इक्वल टू 2/3 ऑफ AD दे दिया। अगर मैं यहां पर मान लो AD को यहां ले आऊं तो ax अपॉन AD 2/3 है, हाँ या ना? Yes, sir. अब यह ax अपॉन AD हो गया। हम लोगों ने जो बीपीटी में रेशियो सुना है वो एक्चुअल में एक कोलरी ऑफ बीपीटी है, मैं जो तुमको कराई थी, माइनस प्लस करते थे अपन, याद है दोनों तरफ? yes तो तुम ये समझो कि हमको रिलेशन ये दे रखा है और मांग आपसे ये रहा है, हाँ या ना? yes है sir ना इधर का। तो तुम ये समझ, तो थोड़ा सा हम लोगों को स्मार्ट वर्क करना है। इन दोनों का रेशियो क्या होगा सर? equal कैसे इक्वल होगा? यहाँ पे कोई रिलेशन तुमको स्टेब्लिश नहीं करना कि इक्वल के, ये मान के चलना इक्वल है, क्योंकि यहां से यहां कैसे पहुंचेंगे? सब्जेक्टिव वे में नहीं पहुंचेंगे 1 मार्कर क्वेश्चन में। पहले मैं रिलेशन इक्वल करूंगा कि ये इक्वल होगा, ना 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 ना, आप देखो कि ये दे रखा है, ये मांग रहा है, तो इसी से ही इसका आंसर आएगा। तो इसका जो रेशियो होगा वो रेशियो इसका भी होगा, ये मान के चलना है तुम लोगों को। तुम समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? yes sir समझ में आई कि ऐसे नहीं करना, कंस्ट्रक्शन करेंगे फिर देखेंगे हाँ बीपीडी बन रही है, ये हो रहा है, ये ऐसा काम नहीं करना। थोड़ा सा एमसीक्यूज में स्मार्ट वर्क नहीं करोगे ना तो आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत ज्यादा नंबर खा जाएगा। तुम दिमाग लगाओ कि सर ये दे रखा है, पूछ ये रहा है, तो आप ये देखो कि मेरे को पूछा गया है cy अपॉन वाई बी, मतलब cy अपॉन वाई बी मेरे से पूछ रहा है, तो क्यों ना dx अपॉन ax निकाला जाए, वही इसका रेशियो होगा, हाँ या ना? yes sir समझ में आ रही बात? तो तुम्हारा जो टारगेट होना चाहिए, आपको दे रखा है ax अपॉन AD, तुमको चाहिए dx अपॉन ax, हाँ या ना? Yes, sir. अब तुम इसको निकाल सकते हो क्या? बताओ कैसे निकालोगे? ax अपॉन AD इज गिवन, वी हैव टू फाइंड dx अपॉन ax। Yes, sir. तो जो भी चीज आपको चेंज नहीं करनी होती है, मैंने क्लास में बताया था, वो आप डिनोमिनेटर में ले आओ। आपको क्या चेंज नहीं करना है? आपको ax चेंज नहीं करना है, रेसिप्रोकल कर लो इसका। तो ये रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा? AD अपॉन ax, ax और ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, हाँ है ना? अब आप दोनों तरफ माइनस कर दो, -1 और -1, तो ये बन गया AD माइनस ax अपॉन ax, और 3/2 -1 करेंगे तो कितना आएगा? 1/2। 1/2 AD माइनस ax करेगी तो क्या आ रहा है? dx आ रहा है। Yes, sir. तो क्या आ गया? dx अपॉन ax आ गया, यस और नो? कितना आ गया? 1/2। 2. तो cy अपॉन by भी 1/2 ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। दिस इज कोरोलरी ऑफ बीपीटी। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. इस तरह से आप ये क्वेश्चन करोगे। क्लियर है? Yes, sir. उसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। ये कर लिया होगा सब लोगों ने, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 में कोई प्रॉब्लम?
No, sir. Which of the following statement is false? Infinite number of tangent can be drawn to a circle from a point outside to the... हम जानते हैं, थ्योरम पढ़ रखी है अपन ने कि कितनी टेंजेंट ड्रॉ होती है सिर्फ, 2. तो खत्म हो गया, ये फॉल्स हो गया। साक्षी गलत तो नहीं किया था ये? सर याद नहीं। याद नहीं है? Yes, sir. चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 ये हुआ था, आपको एंगल एपीबी निकालना है। कैसे करेंगे बताओ? बिना पेन टच करे होना चाहिए क्वेश्चन। सर थ्योरम लगी जो 9th में यूज करी वो पढ़ी ना थी। ना 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 ना, यही तो गड़बड़ कर देती है तू। 9th में जो थ्योरम यूज करी थी आपने, वो सर्कल के अंदर सारा कार्यक्रम था, सर्कल के बाहर नहीं बन रहा था प्रोग्राम। समझ रही है? जो तू थ्योरम की बात कर रही है कि आर्क, जो आर्क सेंटर पे एंगल बनाता है वो डबल होता है एज कंपेयर टू एनी पार्ट ऑफ द सर्कल, वही तो बोल रही है ना? Yes, sir. वो सर्कल के अंदर कार्यक्रम होते हैं सारे, ये सर्कल के बाहर चला गया आपका फिगर। यस और नो? Yes, sir. थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज। अरे दिमाग लगाओ ना यार, ये एंगल 90 है और ये एंगल भी 90 है। अरे हाँ या ना? दिस इज 90, दिस इज 90, और ये एक्चुअल में रिफ्लेक्स एंगल है। ये कौन सा एंगल है? Reflex angle. तो ये वाला एंगल क्या हो गया? 360 माइनस 210। 310. समझ में आई बात? तो कितना हो गया? 150 हो गया। 150. तो 150 ये हो गया, 90 90 ये हो गया, तो 90 प्लस 90 प्लस 150 और जो चाहिए वो x हो गया इक्वल टू 360। सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। हाँ या ना? 30. बस, और कॉश यही आंसर है। कभी भी 9th क्लास के बेस्ड पे आपको पूरा 10th का क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि 9th की थ्योरम डायरेक्ट लग रही है और आप आंसर निकालो, ऐसा नहीं होने वाला है। समझ में आई बात क्या कह रहा हूं मैं? Yes, sir. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 सिंपल है। चलो अब आ जाओ अपने आज के क्वेश्चंस के ऊपर। 15th क्वेश्चन एन ऑब्जर्वर, ये वाला ये किया है? Yes, sir. इसका आंसर याद है क्या किया है? इसका आंसर मैं तुमको बताता हूँ, 40 आ रहा है इसका आंसर। किया है 40? आया ऐसा कुछ 40 आंसर? यहां पर जो तुम लोग गलती कर सकते हो, यहां पर क्वेश्चन क्या है? एन ऑब्जर्वर 1.8 मीटर टॉल स्टैंड अवे फ्रॉम द, देखो ऑब्जर्वर की हाइट भी गिवन है। तुम लोगों ने जो हाइट निकाली ना, उसमें से 1.8 जोड़नी पड़ेगी तुम लोगों को। तुमने ये नहीं किया होगा। आपका ऑब्जर्वर खड़ा है इस तरह से और ये फिगर चल रहा है आपका, पर चिमनी जो है, चिमनी इसकी सर पे थोड़ी खड़ी होगी, चिमनी भी तो यहीं खड़ी होगी जहां ऑब्जर्वर खड़ा है। तो उसने क्या बोला? द हाइट ऑफ चिमनी। तुमने ये निकाला होगा और ये ऐड करना, तो 38.2. समझ में आई? तो 38.2 प्लस तुमने ऑप्शन नंबर ए किया होगा और मिला होगा 38.2। तो ये हाइट आई आइस से। अरे इसकी हाइट कौन जोड़ेगा? क्योंकि क्या कह रहा था? हाइट ऑफ चिमनी अबव दी ग्राउंड, ग्राउंड से हाइट चाहिए, उसकी हेड से हाइट नहीं चाहिए। तो इसमें आपको 1.8 ऐड करना पड़ेगा और 40 इज द आंसर। यस और नो? Yes, sir. तो यहां पर ये निकालना तो सब निकाल लेंगे, तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। ये 1.8 जोड़ना यहां दिमाग लगाना पड़ेगा। 1.8 नहीं जोड़ेंगे बच्चे, क्योंकि वो हाइट निकाल रहे हैं सिर्फ ये वाली, और वो पूछ रहा है ये नीचे लेकर पूरी यहां तक। समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं मैं? Yes, तो तूने गलती यही करी होगी मेरे ख्याल से। yes, sir. ठीक है, तो इसी को ही बोलते हैं सिली मिस्टेक्स करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हुआ होगा, ये इजी है ये तो। इसका आंसर 4 वही चीज है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इन द एडजॉइनिंग फिगर द सम ऑफ द रेडिया ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। यहाँ पे सम दे दिया बस हम लोगों को। ठीक है, ये कर सकते हो तुम, बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी। इसमें क्या आंसर आया याद है? No, sir. नहीं है याद? तेरा क्या आया था ऋषि इसमें आंसर, याद है तेरे को? नहीं सर, याद नहीं है सर। आंसर याद नहीं है? 17 आया था मेरा। क्या आया था? 17? यस सर। सानवी? यस सर। ठीक है, 17 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। एंटायर हाइट निकालनी, फिगर बिल्कुल सिंपल है इसका। द कोन ऑफ हाइट इज 12 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट इज 13 सेंटीमीटर, सरमाउंटेड एंड हेमिस्फीयर। वही चीज है कि ऐसा कुछ फिगर है आपका। तो तुम्हारे पास जो हाइट है
टोटल हाइट चाहिए, मतलब कि हाइट के अंदर कोन की हाइट में रेडियस जोड़नी पड़ेगी, हाँ या ना? यस सर। तो जो तुम लोगों ने रेडियस निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से, ये और ये सेम ही होगी हरदम। हेमिस्फीयर में तुमको समझना है कि ये चीज और ये चीज सेम होती है, ये भी रेडियस होती है और ये भी रेडियस ही होती है, हाँ या ना? यस सर। तो बस तुम लोगों को क्या करना है, रेडियस के अंदर हाइट जोड़ देनी है कोन की। तो r प्लस एच इज द आंसर, जो कि 17 है, हाँ या ना? इज दिस क्लियर? यस यस सर। समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूँ? यस सर। चलो आगे आ जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर, ये तो हिला भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। सर, इसमें जो रिलेशन होता है वो तो मीन मीडियन माइनस मीन होता है सर। अभी बताते हैं, सर वो 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। कुछ भी निकाल लो, फॉर्मूला है वो, तो तुम अपने हिसाब से भी निकाल सकते हो, उसमें कोई ऐसा कोई फिक्स थोड़ी है। वो तो एक रिलेशन है, उसमें रिलेशन में तुम्हारी मर्जी है, जो रिलेशन लगा लो आप, ये अपन करते हैं पूरा, ठीक है ना? अब फॉर्मूला कई तरीके से होता है, फॉर्मूले में ऐसा नहीं कि तुमने जो फॉर्मूला बनाया, क्योंकि रिलेशन दे रखा है। अब मैं जो यूज़ करता हूँ जो सबसे सिंपल है वो है आपके पास मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मैं ये यूज़ करता हूँ। अब कोई बोलेगा मीडियन को इधर कर, तो वो आपकी इच्छा है, अब इसको कैसे भी लिख लो, मीन करके लिख लो तो मीन में रिलेशन आ जाएगा, मीडियन, मैं ये यूज़ करता हूँ। अब तुम क्या यूज़ करते हो तुम देख लो, हाँ या ना? मैंने भी यही करा। ठीक है, तो ये सिंपल क्यों लगता है मुझे, बिकॉज मैं याद रखता हूँ 32 करके। 32 मतलब 3 इसका 2 इसका 32, मेरे को फॉर्मूला 32 से याद है इसका कि 32, ठीक है। तो पहले मोड इक्वल टू मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है ना? तो आप अपना अपना याद रख सकते हो, ये फॉर्मूला सिंपल सा। इसको इंपेरिकल रिलेशनशिप कहते हैं कि मोड, मीडियन और मीन में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है। समझ में आई बात? अब आप अपने क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ठीक है ना? क्वेश्चन ने क्या बोला, x ऑफ मीडियन, अब ये x क्या है, इसका कोफिशिएंट मान लो, प्लस y ऑफ मीन इक्वल टू z ऑफ मोड। अब तुम लोगों को x y z की वैल्यू चाहिए, तीनों को ऐड करना है और आंसर आ जाएगा, हाँ या ना? क्लियर है क्या? अब देखो हमारे पास x मीडियन प्लस y मीन, जो कि क्वेश्चन ने बोला है, इक्वल टू z मोड। भाई मोड एक्चुअल में क्या होता है, यहां पे अपना फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, ब्रैकेट 3m मतलब मीडियन माइनस 2 मीन। अरे चलेगा क्या ये, यस सर। हाँ या ना? तो इस तरह से मिलेगी। अब क्या करो, इक्वल टू जब लगता है, इक्वल टू का मतलब क्या होता है, LHS इक्वल टू, जब हम इक्वल टू लगते हैं और इक्वेशन अलग अलग होती है तो अपन कोफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं। किसको कंपेयर कर सकते हैं अपन? तो आप ये देखो, यहां भी मैं ब्रैकेट लगा लेता हूं, ठीक है ना? x ऑफ मीडियन, तो तेरा क्या आ रहा है यहां पर, तेरा आ रहा है y ऑफ मीन, यहां पे क्या आ रहा है माइनस 2 ऑफ मीन। तो आप अपना दिमाग लगाओ ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, 3। y पॉजिटिव का है, नेगेटिव मतलब y की वैल्यू एक्चुअल में क्या है, -2। और यहां पर z है, यहां पर कुछ भी नहीं है, मतलब डेफिनेटली यहां क्या है, 1। तो z कितना हो गया, 1। 1। x y z आ गया, सॉल्व कर लो आंसर। अरे हाँ या ना? यस सर। ठीक है, खत्म, सॉल्व कर लो, जो भी आंसर है चेक कर लेना। तो कोई चीज डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा अपन लोगों को अगर रिलेशन आपको आ रहा है तो आप निकाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो मैं यहाँ पर मैंने देखा है तुम्हारा आंसर, मैं देखूँ इसमें सॉल्यूशन सेट जो तुम्हारा मैं देख रहा हूँ उसमें है आंसर, क्या आंसर आ रहा है तुमको? 1। एक मिनट रुको, मैं खोल रखी है मैंने फाइल, एक मिनट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, सही है भी कि नहीं है चेक करने दो। ऑप्शन नंबर इसमें दे रखा है आपको, एक तो इसमें क्या सॉल्यूशन नहीं दे रखे हैं इसके ऑप्शंस, MCQ के सॉल्यूशन नहीं देता है ये, तो मैंने इसलिए सॉल्व कर दिया तुम्हारे लिए। ऑप्शन नंबर सी सही आ रहा है, सी बन रहा है अपना भी, है ना? यस सर। ठीक है, चलो अब तुम लोगों ने ना इसमें भी गड़बड़ कर रही हुई है, किसमें पता है, ये जो है इसमें भी दोनों किसी के भी सही नहीं है, किसी भी स्टैंडर्ड वाले बच्चे के 19 और 20 दोनों क्वेश्चन किसी के भी सही नहीं है। किसी का 19 सही है तो 20 गलत है, 20 सही है तो 19 गलत है। अब ये क्यों किया तुम लोगों ने, मुझे समझ नहीं आया। इसमें वो साइन मैंने देखा नहीं था, जल्दी जल्दी में गलत हो इसमें गया। दोनों क्वेश्चंस में से दोनों ही सही होने चाहिए थे, तेरा भी गलत है इसमें, साक्षी एक गलत, अब कौन सा गलत है मुझे नहीं पता।
तो आपके पास यहाँ पर जो 19th क्वेश्चन आ रहा है, 19th क्वेश्चन के अंदर फॉर एन एपी 10 टर्म फ्रॉम द एंड इज 168, तो ये चेक करना पड़ेगा जस्ट ट्रू और फॉल्स। अब देखो तुम लोग चेक करो क्या ट्रू और फॉल्स क्या है इसके अंदर। सर ए तो फॉल्स है शायद। तो ए फॉल्स हो गया। अब ए जब तुम्हारा फॉल्स हो गया तो और इजी हो गया क्वेश्चन, और रीजन पता लगाना है हम लोगों को। इफ ए एंड एल आर द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी विद द कॉमन डिफरेंस डी एंड टर्म। अब ये फॉर्मूला सही है कि गलत है ये बता दो, चलो फॉर्मूला सही है या गलत है? सर सही होगा। सही होगा क्या, क्या मतलब? सर क्योंकि ए फॉल्स फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी होता है ना। मैंने तुम लोग लास्ट टर्म पे हाँ हाँ वही 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 लास्ट टर्म से आपका डी उल्टा हो जाता है अगर पॉजिटिव, मतलब डी नेगेटिव हो जाता है, यस और नो? यस सर। जब हम लोग जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा काम करते हैं तो डी सेम रहता है, बट उसका साइन अगर आगे से डी 5 है तो पीछे से डी क्या हो जाता है? -5। अरे तो ये फॉर्मूला भी तो वही दिखा रहा है। इसने देखो ना यहाँ माइनस क्यों कर दिया, बिकॉज डी का माइनस है, ये डी का माइनस यहाँ आ गया तो ये माइनस भी तो बनेगा। यस और ये ए की जगह सर एल क्यों आ रहा है? पीछे से कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म तेरी लास्ट टर्म ही तो होगी, तो ये एल ही तो होगा, हाँ या ना? यस सर। मतलब ए फॉल्स है और आर ट्रू है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अरे हाँ या ना? यस। तो तुम्हारा सबका गलत है, इसमें से कईयों का 19th क्वेश्चन लगभग गलत है। समझ में आई बात? क्वेश्चन नंबर 20 फॉर एक्यूट एंगल। अब ये तुम लोग पता करो इसमें क्या करा है, इसमें 20th में बताओ सही है कि गलत है ये? आप लोग करना होगा क्लियर है? 19 सही है, समझ में आ गया 19th? यस सर। चलो तो अब 19th अगर हम लोगों को आ गया तो 20th का बताओ क्या होगा? for any angle, acute angle, sec theta equals to 8 and theta equals to root 2. विच ऑप्शन इज करेक्ट? ये ट्रू है या फॉल्स है? असर्शन ए इज ट्रू और फॉल्स? हाँ साक्षी? अरे भाई ये रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास। तुम लोग ये देखो रेशियो जो हम निकालते हो आप, सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा का क्या रेशियो होता है? क्या रेशियो होता है सेक थीटा का? सर h upon हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो सेक थीटा में 3 पॉसिबल है, समझ में आई बात? 3 कैसे पॉसिबल है? ऑब्वियसली बात है हाइपोटेनस बड़ी होगी और बेस छोटा ही होगा, तो यस 3/1 इज पॉसिबल। अगर ये मान लो सेक थीटा तुम लोगों को 1/3 दे रहा तो तुरंत मना कर देते अपन, पॉसिबल ही नहीं है वैल्यू। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनस अगर ऊपर आ रही है तो वो तो बड़ी होने वाली है हरदम, हाँ या ना? यस सर। तो सेक थीटा में 3 तो पॉसिबल है। अब सेक थीटा 3 पॉसिबल है तो टेन थीटा क्या बोल रहा है कि टेन थीटा क्या होगा? 2√2। अब टेन थीटा में 2√2 चलेगा, टेन थीटा में कुछ भी चलता है क्योंकि टेन थीटा इस परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यस और नो? इसमें हाइपोटेनस का कोई लेने देना नहीं होता है। तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? ट्रू। ट्रू हो गया। अब रीजन आर तो फॉर्मूला है, वो तुम जानते हो क्या होता है। इज दिस अ ट्रू फॉर्मूला? सही है फॉर्मूला ये? नो सर। बस तो फिर तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सर ऑप्शन सी। बस। तो इस तरह से हम लोगों को पूरा देखना पड़ता है हर चीज को। तो तुम लोगों ने जल्दबाजी के अंदर कई सारे सेक्शन ए बहुत ही ज्यादा खराब किया है, तो इसलिए मैंने सेक्शन ए को डिस्कस कर लिया है यहाँ पर, ठीक है ना? अब अपने पास सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 21 सबने सही किया है, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 21 सबका सही है। 22 सेक्शन बी में कौन सा क्वेश्चन समझ ही नहीं आया? बताओ कि सर ये तो समझ ही नहीं आया। सेक्शन बी में जो 5 क्वेश्चन हैं आपके पास, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो तुम बोलोगे सर समझ ही नहीं आया है? तो क्या था इस सेक्शन बी? पूरे सेक्शन में जो 5 सेक्शन है सबसे इजीएस्ट सेक्शन है ये,
बता भाई साक्षी, इसमें क्या समझ नहीं आया? कौन सा क्वेश्चन है 21 से लेकर 25 जो तेरे को समझ नहीं आया? सर मुझे सारा याद है सर, लेकिन 22 का मेरे को कार्ड्स का भी याद नहीं था। कार्ड्स का क्या याद नहीं था बता? सर मैंने लिखवाया था तो मैं भूल गई थी। हम्म, अब कितना सर सिंपल सा। मैंने अब यहाँ याद पर नहीं किया, सर मैंने याद नहीं किया था इसमें। all the faces cards are removed from the pack of 52 कार्ड। तो भाई सानवी, अगर फेस कार्ड तो निकाल देगी 52 कार्ड्स में से, तो कितने कार्ड्स बचेंगे तेरे पास, ये बता दे चल। है बेटा? सानवी है क्लास में कि चली गई? बता, अगर आप फेस कार्ड्स रिमूव कर दोगे तो तेरे पास कितने कार्ड्स बचेंगे बेटा? सर मेरे को 20 सेकंड में इसके नंबर्स याद नहीं थे जो आपने नहीं नहीं, मेरे को अभी बताना तू, नंबर्स याद क्यों नहीं है? नंबर्स याद होने चाहिए। मैंने तुम लोगों को पूरा एक उसका लिखा रखा है बोर्ड पर, कार्ड्स का पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी पढ़ी ना तूने? तो प्रोबेबिलिटी के अंदर मैंने तुमको लिखवाया कि नहीं लिखवाया फेस कार्ड्स? ये तुम्हारी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि फेस कार्ड्स कितने होते हैं तनिष्क, फेस कार्ड 52। तनिष्क फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 12। तो फेस कार्ड्स को आपने रिमूव कर दिया तो अब कार्ड्स बचे कितने? 40 बचे, ऑब्वियस ही बात है। समझ में आ रही बात? इस लाइन का मतलब यह है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स बचे हैं कितने? 40। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब अब जो तुम लोग फॉर्मूला लगाते हो ना, फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम में हरदम क्या रहने वाला है? 40। क्यों 40? अरे 12 कार्ड निकाल दिए ना मैंने पहले से ही, तो मेरा जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स रहेगा वो 40 रहने वाला है हरदम। अब वो कह रहा है कि स्पेड के निकाल दो प्रोबेबिलिटी और नॉट एन एज, तो स्पेड कितने होते हैं भाई हमारे पास, बताओ? क्या होगा फेवरेबल आउटकम स्पेड का? स्पेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बताओ। तुम लोगों को कार्ड्स वगैरह आते नहीं है क्या? हाँ भाई ऋषि, इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है? यस सर। बता, यस सर क्या? तुम लोगों को कार्ड्स का मतलब क्लियर ही नहीं है, तो कार्ड्स पहले समझ लो। जब तक कार्ड के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक काम नहीं बनेगा। और तुम लोगों को इसको ये याद होना चाहिए, क्योंकि वहां पे तुम लोग ये फिगर बनाने नहीं वाले हो। क्लास में 10 बार बनवाया है ये तुम लोगों को। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से रेड होते हैं और कैसे होते हैं? ब्लैक। रेड कार्ड्स कितने होते हैं? 26। ब्लैक कितने होते हैं? 26। रेड भी दो तरह के होते हैं हमारे पास, अरे हाँ या ना? कौन कौन से होते हैं बताओ? रेड कार्ड कौन कौन से होते हैं? So spade and club, sorry, diamond and heart. ठीक है। और ब्लैक कार्ड जो होते हैं आपके पास, वो क्या होता है? क्लब होता है और एक स्पेड होता है। डायमंड, जिसको अपन हिंदी में ईट कहते हैं, हर्ड मतलब लालपान, क्लब चिड़ी, और स्पेड मतलब कालापान। अरे याद है कि नहीं याद है? अब हर एक कार्ड के अंदर हमारे पास कितने कितने कार्ड्स होते हैं? ये 13 होते हैं सर, ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं, और ये भी 13। 13 4 जा 52। अब इसमें क्या क्या बनता है आपके पास? तो सबसे पहले मान लेते, हमारे पास ले लेते हम लोग, क्या क्या आता है? किंग आता है, क्वीन आएगी, जैक आएगा। ये तीनों ही कार्ड्स फेस कार्ड होते हैं। आपका जो एस होता है एक का, वो फेस कार्ड नहीं होता है। तो तीन आपके पास किंग, क्वीन, जैक, इन चारों के पास होंगे, इसके पास, इसके पास, सबके पास। तो ये 3 फेस कार्ड इसके पास, 3 फेस कार्ड इसके पास, 3 इसके पास, 3 इसके पास, इसलिए 3 4 जा क्या बन जाता है? 12 फेस कार्ड बन जाते हैं। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना? यस सर। तो अब क्वेश्चन में हमारे पास स्पेड की बात हो रही है, तो स्पेड के पास भी हमारा जो किंग, क्वीन और जैक,
ये क्या है हमारे पास? स्पेस कार्ड्स हैं जो कि मैंने रिमूव कर दिए हैं, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अरे सब में से निकाल दिया ना, डायमंड में से भी निकाल दिया, हार्ट में से भी निकाल दिया, क्लब में से भी निकाल दिया, स्पेड में से भी निकाल दिया। तो स्पेड के कार्ड बचे कितने? अरे 10 बचे ना, 13 में से 3 चला गया 10, हाँ या ना? Yes, sir. तो क्या हुआ आंसर? 10/40 इज द आंसर। अरे यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये गड़बड़ करा। अब दूसरा बोल रहा है नॉट एन एस। एस ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो या तो आप एस होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो और उसको 1 में से क्या कर दो? माइनस कर दो। तो एस की क्या प्रोबेबिलिटी आएगी बताओ जरा मुझे। एस मतलब इक्का। अब यहां पर कोई उसने मेंशन नहीं किया है कि मुझे रेड चाहिए, ब्लैक, उसको तो इक्का चाहिए। तो इक्का कहां कहां होता है? यहां भी होता है सर, यहां भी होता है सर, यहां भी होता है सर, यहां भी होता है। 4 इक्के होते हैं, यस और नो? क्या इक्के रिमूव हुए हैं क्या? एस रिमूव हुआ है? No. नहीं हुए हैं। तो No, कितने sir. कितने एस बचे हुए हैं अभी कार्ड हमारे पास? 4. 4। तो एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 4/। 40. 40. पर मुझे एस की प्रोबेबिलिटी चाहिए क्या? No, sir. नहीं चाहिए। तो इसका आंसर आ रहा है 1/10। मुझे इसका उल्टा चाहिए, मतलब 1 - 1/10 इज द आंसर, हाँ या ना? तो आंसर हो जाता है 9/10। अरे समझ में आई बात? Yes, sir. इस तरह से आपको कार्ड्स को डील करना पड़ेगा। 2 मार्क का क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है तो ये याद रखना पड़ेगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसमें। क्लियर है? Yes, sir. तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 22। उसके बाद देखो और भी क्वेश्चन है, बताओ इसमें क्या दिक्कत है। सेक्शन बी की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ अभी, ओनली सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 का जो बी वाला पार्ट है ये तो एनसीईआरटी का पार्ट है, हाँ या ना? Yes. एनसीईआरटी में भी तो है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसकी इक्वेशन बन गई तुम लोगों से? Yes, sir. अब यहां पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो क्या पूछ रहा है? रिप्रेजेंट द गिवन सिचुएशन एल्जेब्रिकली एज अ सम सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड चेक वेदर द सिस्टम सो ऑब्टेन इज कंसिस्टेंट और नॉट। ये वर्ड का मतलब क्या होता है तनिष्क? कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कब होता है कंसिस्टेंट? यस तनिष्क, कंसिस्टेंट। जब लाइन हाँ, जब लाइन इंटरसेक्ट होती है। अच्छा बिल्कुल गलत। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन दो तरीके से मिलता है, एक यूनिक सॉल्यूशन को भी अपन कंसिस्टेंट कहते हैं और इनफाइनाइट सॉल्यूशन को भी आप कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इंटरसेक्शन को सिर्फ कंसिस्टेंट नहीं कहते हो आप। मतलब ये पूछ रहा है कौन सा सॉल्यूशन है, मतलब तुम लोगों को कुल मिला के इक्वेशन बना के 3 जो सॉल्यूशन है ना वो पता करना है कौन सा इसमें सॉल्यूशन है। तो इसमें आ रहा है एक्चुअल में नो सॉल्यूशन। तो आपकी नो सॉल्यूशन की जो कंडीशन बनेगी a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 ये बनेगा और आप बोलोगे ये इक्वेशन कंसिस्टेंट नहीं है, खत्म बात। Yes. और इक्वेशन बनाना मेरे को नहीं लगता कि स्टैंडर्ड वाले बच्चों को इक्वेशन नहीं आ रही तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। इक्वेशन बहुत सिंपल बन रही है, 2x + y = 320 एंड 4x + 2y = 600, जो कि मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कैसे बन रही है ये। बट यहां पर इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, आपको टाइप ऑफ सॉल्यूशन बताना है सिर्फ, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. कई बच्चे इसको सॉल्व करके बैठे, अरे देखो ना पूछ क्या रहा है वो। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 में इतनी मेहनत नहीं करवाएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है, इक्वेशन भी बनवाएगा आपसे, उसको सॉल्व नहीं करवाएगा। वो इक्वेशन बना के सिर्फ सॉल्यूशन पता करना चाह रहा है आपसे कि क्या है, बता दो उसको, खत्म। हाँ यहां पर आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है ऑप्शन नंबर 2 में अगर आप जाते हो तो। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. सॉल्व कर लोगे इसको? No, sir. हाँ, अच्छा, सॉरी सर, मेरे को लगा फर्स्ट वाले का पूछ रहे थे। ऑप्शन ये बी सॉल्व कर लेगी? Yes, sir. करना सॉल्व, सिर्फ 2 मिनट दे रहा हूं, करो सॉल्व सब लोग। करो सॉल्व।
जिसका सॉल्व हो जाए मुझे बताना। हाँ अरे एक कप चाय बना दे, ओके। ऊपर ले ना। हाँ भाई क्लास हो गए 2 मिनट, नहीं हुआ सॉल्व? सर वाई की वैल्यू √3 आ रही है और एक्स की अभी नहीं निकाली। तनिष सॉल्व नहीं हुआ अभी? सर कर रहा हूँ सर अभी। कौन से मेथड से सॉल्व करना चाह रहे हो उसको तुम लोग, ये बताओ। चलो साक्षी कौन सा मेथड लगा रही बेटा इसमें? सर एलिमिनेशन। एलिमिनेशन लगा के किसको सेम बना रही है तू, एक्स के कोफिशिएंट को कि वाई के? सर एक्स को बनाया है अभी से। कैसे कैसे बनेगा एक्स कोफिशिएंट सेम? सर अपन मैंने इक्वेशन 1 को √3 से मल्टीप्लाई करा और √3 से इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई को किया। -√2 से मल्टीप्लाई करा। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 को √3 से किया, उसको √2 से किया, ऐसा? ये सर -√2 से किया। माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना समय नहीं लगना चाहिए क्लास, ये इक्वेशन इतनी सिंपल है, इतना समय क्यों लग रहा है तुम लोगों को? √2x, √3y एंड 5 एंड √3x -√8y -√6। अब तुम लोग डिसाइड कर लो कि x का कोफिशिएंट सेम बनाना है। अब पहली बात तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड में अगर आप जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा तुम लोगों को दिक्कत आएगी। समझ रहे हो मेरी बात? क्यों दिक्कत आएगी? बिकॉज उसमें कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो मान लो हम x के कोफिशिएंट को सिमिलर बनाना चाहते हैं अपन, हाँ या ना? तो आपने फर्स्ट इक्वेशन को √3 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। सर आ गया आंसर। ये √6 हो जाएगा, इसको √2 से कर दो तो ये भी √6 हो जाएगा, हाँ या ना? ऐसे किया या कुछ और किया ऋषि तूने? सर एलिमिनेशन लगाया है सर। नहीं एलिमिनेशन तो लगाया है, पर एलिमिनेशन में क्या लगाया है वो पूछ रहा हूँ मैं। यही लगाया है जो मैं लगा रहा हूँ या कुछ और किया है? सर यही करा है सर। √8 √2 √16 मतलब कि 4y इक्वल टू माइनस का √12, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉल्व करना है आपको, क्लियर है? कर लेंगे ये, यस इसको भी सॉल्व। तो इस तरह से कोफिशिएंट, आगे में आंसर सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, लंबी ट्रेन पकड़ेगी तू हरदम। क्या आंसर आया तेरा? √2 आई है एक्स की वैल्यू एंड √3 आई है वाई की। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए क्लास। स्टैंडर्ड वाले बच्चे अगर इस तरह के क्वेश्चन गलत करेंगे तो फिर मतलब नहीं है स्टैंडर्ड लेने का, ठीक है ना? ये क्वेश्चन तो डिस्कस भी नहीं करने चाहिए देखा जाए तो, फिर भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 24, ये भी गलत है तुम में से कहीं होगा, ठीक है ना? ये बहुतों का गलत है, मैं तुम लोगों को कॉपीज देना भूल गया, अदरवाइज बहुत बच्चों का गलत है ये क्वेश्चन। क्यों भाई, ये क्वेश्चन में क्या तुम लोगों को दिक्कत हो गई कि ये क्वेश्चन भी गलत हो रहा है? हाँ क्यों भाई ऋषि, ये क्वेश्चन क्यों गलत है बेटा, बताओ?
2 नंबर का इतना सिंपल सा क्वेश्चन तुम लोग गलत करके बैठ गए। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, दिस इफ पी इज द पॉइंट ए बी, बी पी अपॉन, ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है पता है तुम लोगों को? एनसीईआरटी में भी है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हम गलत करेंगे तो फिर क्या होगा? क्यों भी तनिष्क, तू तो एनसीईआरटी क्वेश्चन ही गलत करता है तनिष्क, तूने किया है क्वेश्चन? ये सब पेपर में अटेम्प्ट करा था सर। अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, अटेम्प्ट के नंबर नहीं मिलते ना। यस सर। करो इस क्वेश्चन को भी, सिर्फ 2 मिनट दे रहा हूं। चलो तुम लोग तो ये छोड़ दो, तुम तो मुझे बता दो रेशियो क्या आ रहा है। यहाँ पर लाइन का रेशियो में गड़बड़ है, तुम लोगों को मुझे पता है, तुम कहाँ अटकोगे। तुम तो मुझे बता दो कि ये रेशियो क्या आएगा m/n। अगर ये रेशियो आप निकाल पा रहे हो तो काम हो जाएगा। बताओ, चलो पूरा मत सॉल्व करो, मुझे रेशियो बता दो आप, रेशियो क्या आ रहा है सर m/n, फटाफट से 1 मिनट है। सर 3:4। 3:4 आ रहा है, सब लोग निकालो, सबका 3:4 रेशियो निकाल पा रहे हो आप? साक्षी 3:4 ये आपका 3:4 आ रहा है। तो 3:4 अगर रेशियो आ गया तो फिर कैलकुलेशन में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? फिर ये गलत कैसे हो रहा है? आपको सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है, उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो इससे फिर खराब बात कुछ हो ही नहीं सकती। x1 y1 m1 m2 x2 y2 xy निकालना, सीधा फॉर्मूला बेस्ड। इतना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन स्टैंडर्ड वाले बच्चों को मिल रहा है, फिर भी तुम आंसर नहीं निकाल पा रहे। अब तुम क्या चाह रहे हो, मेरे को सॉल्व करके बताओ कैसे फॉर्मूले वैल्यू डालनी है, समझ में आ रही? तो ये सब काम, क्वेश्चन अगर गलत है जिस भी स्टूडेंट का, तो गलत नहीं होना चाहिए था। ये क्वेश्चन गलत होने लायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें दोनों ही क्वेश्चन सिंपल हैं, ठीक है ना? यस। और थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना आपकी ट्रिक लगेगी। हाँ भाई तनिष, कौन सा तूने अटेम्प्ट किया इसमें से, ए और बी? सभी ए क्यों नहीं किया तूने? तो मैंने क्वेश्चन सबसे लास्ट में करा था, इसलिए मैंने बी अटेम्प्ट कर लिया सर उसमें पेपर में। क्यों नहीं किया मैं ये पूछ रहा हूँ। मान लो ये आपका ऑप्शन में नहीं आया है ना, ये तो ऑप्शन में नहीं आया आपका, और पार्ट नहीं है, मान लो कंपलसरी ये करना, तो आप छोड़ोगे इस क्वेश्चन को? नो सर। व्हाट नो सर? आपको साइन 15 की वैल्यू निकालनी है ना? तो साइन 15 की वैल्यू निकालनी है। साइन 15 की कोई वैल्यू होती है, मतलब होती तो हमारे पास सभी एंगल्स की वैल्यू है, बट साइन 15 की वैल्यू हमने नहीं पढ़ी है। अब यहां पर मेरे को ए और बी पता ही नहीं है, तो आप ये देखो क्लास, साइन 15 को मैं बहुत तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है ना? साइन 15 को मैं चाहूं तो 100 माइनस 85 भी लिख सकता हूं, साइन 15 ही बनेगा। बट आप जब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ साइन ए कॉस बी, मतलब इसी की एंगल्स को यहाँ पर यूज कर रहा है वो, तो मैं क्यों ना ऐसे एंगल्स लिख दूं जिनकी वैल्यूज मुझे पता है। तो साइन 15 को मैं यहाँ पर लिख दूंगा साइन 45 माइनस 30, तो ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आरएचएस मेरा क्या बन जाएगा? साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 एंड साइन 30। अब इसको सॉल्व करना कितना सिंपल है, साइन 45 पता है, कॉस 30 पता है, कॉस 40 साइन 30, सॉल्व करें आंसर आ जाएगा। यस और नो? ठीक है, कई बच्चों ने ये किया है, कई बच्चों ने नहीं भी किया है, ठीक है। उसके बाद आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, मतलब और पार्ट जो है बी, ये तेरा सही है साक्षी, मैंने देखा है तेरा, ठीक है, ये तेरा तूने सही किया है इसको। अब ये क्वेश्चन अगर हम लोगों को करना है तो हम लोगों को यहां पर बोला है कि tan a को हमको y की फॉर्म में आंसर चाहिए। tan a का आंसर किस में चाहिए हम लोगों को? y के टर्म्स में। तो कैसे करेंगे y के टर्म्स में? मतलब पूरा जो क्वेश्चन है साइन और कॉस हमारा y में बदल जाएगा, तभी आंसर आएगा। और तुम ये देखो साइन ए तो ऑलरेडी उसने बोला हुआ है, साइन ए किस में है भैया? tan a क्या होता है? tan a होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, यस और नो? यस सर। तो साइन ए तो ऑलरेडी y में बदला हुआ है, अगर कॉज ए भी पता लग जाए तो अरे तो पता है ना यार, अगर साइन पता है तो कॉज भी पता है, क्यों? फॉर्मूला है ना मेरे पास, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर है इज इक्वल टू, तो कॉज ए की वैल्यू निकाल लो,
तो कॉज ए क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो आंसर हो गया y अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है, ये इससे और भी इजी है। Yes, sir. ठीक है, तो ये तुम लोगों से होना चाहिए था, ये नहीं किया है। ठीक है, ये आपका 25th सेक्शन भी खत्म हो जाता है। अब सबसे बड़ा सेक्शन पूरे पेपर का जो है सेक्शन सी, 10 क्वेश्चंस तुम्हारे पास। अब बताओ इसमें क्या गड़बड़ करा है तुम लोगों ने। 26th क्वेश्चन में क्या नहीं आया। 26th क्वेश्चन का तो ए पार्ट है, तो बहुत ही सिंपल है, और वाले पे जाने की जरूरत नहीं, और चली भी गई तो भी और वाला भी दोनों ही पार्ट बहुत सिंपल है, फिर भी गलत है ये तुम लोगों के। साक्षी कौन सा अटेम्प्ट किया है इसमें तूने? सर बी वाला। बी वाला। ए किसने किया है? सर मैंने। सही किया है। चलो पहले बी कर लेते हैं, फिर ए कर लेते हैं। पहले ए कर लेते हैं, बी। दोनों ही सिंपल है। ए वाला पार्ट मतलब ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, आपके को ठीक है, तुम लोग ऑप्शंस देख रहे हो, बट जरूरत ही नहीं है, कोई सा भी कर सकते हैं इसमें। कितना सिंपल पार्ट है ये, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि सर हमसे होगा नहीं है। कौशेक ए को क्या लिखते हैं? 1 upon सर 1 upon sin है। ठीक है, और यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका? 1 upon sin है। ठीक है, क्या बन गया ये? साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए बन गया। अपॉन sin है। ठीक है ना। अब ये अगर हम लोग देखेंगे तो अपना ये वाला जो साइन है 1 अपॉन साइन है, तो ये एक्चुअल में कहाँ है? डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन है। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो अब इसका जो आंसर आ गया वो ये आ गया सर, साइन ए से साइन ए कट जाएगा, रेसिप्रोकल के आंसर आ रहा है 1 प्लस साइन ए। अरे हाँ या ना? Yes, sir. बट यार हमारे को तो बोला कि सर ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऑप्शन में हम लोग ऐसा क्या करें कि आंसर बने हमारे पास। तो या तो इसी को ही चेंज कर लो, यस और नो। अब आप देखोगे अपने पास जो RHS है ना, तुम्हारा जो RHS है उसको मैच नहीं हो रहा। आपका जो RHS है उसमें क्या है, नीचे 1 माइनस साइन है, हमारा नीचे तो कुछ आ ही नहीं रहा है ना, नीचे कुछ आ रहा है क्या? No, sir. तो क्यों ना नीचे भी 1 माइनस साइन ए से डिवाइड कर लिया जाए और ऊपर 1 माइनस साइन ए से मल्टी। अरे हाँ या ना भाई, एक्चुअल में देखा जाए तो ये दोनों कट के 1 ही तो बन रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। Yes, sir. तो ऊपर कोई फॉर्मूला बन गया क्या? Sir cos square है। बन गया, cos स्क्वायर है, डायरेक्ट जानते हो आप, cos स्क्वायर है बन गया। और ये देखो ये आंसर, एक ऑप्शन आपको करना था, ये आंसर आ गया। अब कौन आया इतनी लेट क्लास में? एक मिनट। ठीक है भाई, क्लास समझ में आया? सिंपल Yes, था sir. ये, कहीं से भी लग रहा है 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर फ्री के, इतना सिंपल। ये मेरे ख्याल से 2 मिनट ज्यादा नहीं लेगा एग्जाम में तुम्हारे, 3 नंबर मिल रहे हैं 2 मिनट में, सबसे सिंपल। अब तुमने चुना डिफिकल्ट वन, ठीक है ना। अब उसको सही किया गलत किया मुझे नहीं पता, ठीक है। तुम लोगों ने जो लिया है वो तुम लोगों ने लिया बी पार्ट, है ना। बी पार्ट भी सिंपल है, तेरा सही है ये साक्षी। हाँ भाई, क्या करेगा इसमें तू तनिष्क? कैसे सॉल्व करोगे इसको, समझाएगा जरा थोड़ा सा। सर इसमें जो अपन को sin 2a प्लस b इक्वल्स टू रूट 3 अपॉन 2 है, तो इसमें 2a प्लस b की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री, बिकॉज sin 60 इज इक्वल्स टू रूट 3 अपॉन 2। ठीक है भाई क्लास, ये समझ में आया जो उसने बताया? ये जानते हैं अपन, साइन यहां भी साइन ही चाहिए, तो रूट 3/2 साइन में होता है क्या? यस सर। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई आपकी, सिंपल है। सिमिलरली इस इक्वेशन को देख के हम बोल सकते हैं कि सर a प्लस 2b क्या हो जाएगा, कितना? 45। अब यार 45। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना बताना पड़ेगा क्या? सॉल्व करो, a और b की वैल्यू निकालो। एनसीईआरटी में क्या बोला था, बस a और b की वैल्यू निकाल के छोड़ दिया था। यहाँ पर उस a और b की वैल्यू को यहाँ डालना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा, हाँ या ना। Yes, sir. बस इतना सा काम है, इतना तो करवाएगा वो आपसे। तो सेक्शन सी का 26 क्वेश्चन कितना सिंपल था ये देखो। उसके बाद 27th क्वेश्चन फ्री के नंबर, कितनी बार मैंने बताया एक क्लास में कराया, उसके बाद भी तनिष्क तूने एक क्वेश्चन छोड़ दिया है ना, कितनी शर्म की बात है। तूने अटेम्प्ट ही नहीं किया इस क्वेश्चन को, तूने टच ही नहीं किया इस क्वेश्चन को।
और क्लास में 1000 मैंने बोला है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और कई बार फिगर देते हैं और कई बार फिगर नहीं। ये बताया कि नहीं बताया तुमको? कई बार फिगर भी नहीं देते हैं इसका। यस और नो? यस सर। यस सर करा तूने, फिर भी छोड़ दिया। 3 नंबर का क्वेश्चन छोड़ दिया। फ्री के नंबर होते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन जो कॉपी पेस्ट आते हैं। उसके बाद 28 का ये पार्ट अगेन √3 को आंख बंद करके आता है हमको। ये 6 नंबर यहाँ कमा लिए हम लोगों ने फ्री के, कुछ भी नहीं है इसमें। उसके बाद भी तुम लोगों के नंबर नहीं आ रहे हैं, जितने सिंपल पेपर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 29 पर। ऑब्टेन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। साक्षी क्या करना है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए? सर इतना सा क्वेश्चन पढ़े तो उसके जीरोस निकालने कैसे निकालेंगे जीरोस? विद द हेल्प ऑफ व्हाट? बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो सब लोग निकाल ही लेंगे। और उसके बाद हेंस ऑब्टेन अ पॉलिनोमियल ईच ऑफ हुज जीरोस इज 1 लेस देन द ईच ऑफ द जीरोस ऑफ p ऑफ x। अब ये बताओ, आधा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है और आधा क्वेश्चन तुम्हारे शायद ऊपर से जा रहा है, हाँ या ना? बताइए। तो सबसे पहले तो मुझे इसके जीरोस दे दो तुम लोग सब फटाफट, तुरंत। 2x² - 5x - 3 के जीरोस दे दो मेरे को फटाफट। सर x is equals to 3 and -1/2. ठीक है भाई, ये सॉल्व कर लेंगे आप। तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कैसे करना, मिल्टन स्प्लिटिंग आती है तुम लोगों को। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझो जरा। क्या बोल रहा है अब क्वेश्चन? ऑब्टेन अ पॉलिनोमियल, मतलब एक क्या बनाना है तुम लोगों को? एक पॉलिनोमियल बनाना है। ईच ऑफ हुज जीरोस, मतलब उसके जो नया पॉलिनोमियल बनेगा ना, न्यू पॉलिनोमियल, उसके जीरोस की बात में बात हो रही है। जो नया पॉलिनोमियल बना ही नहीं, मान लो एक नया पॉलिनोमियल बन रहा है p ऑफ y, इसकी बात हो रही है जो बनानी है अभी। उसके जीरोस क्या हैं? ऑब्टेन अ पॉलिनोमियल ईच ऑफ हिज जीरो इज 1 लेस देन ईच ऑफ द जीरो ऑफ p ऑफ x। अरे p ऑफ x के जीरोस और p ऑफ y के जीरोस के बारे में बात कर रहा है। उसके जीरोस इससे निकलेंगे, हाँ या ना? क्या कह रहा है वो बताओ मेरे को, क्या करना है अपन लोगों को? सर 1 माइनस करना है दोनों में से। अरे समझ में आ रही है बात क्लास? अगर तुम लोगों को इंग्लिश समझ नहीं आती तो हिंदी में भी है पेपर, हाँ है ना? यस सर। क्यों नहीं समझ पा रहे हो तुम लोग इस लाइन को? आपका जो नया पॉलिनोमियल है p ऑफ y, उसके जो जीरोस हैं जो हमको नहीं पता, मान लो अल्फा और बीटा हैं, वो p ऑफ x के जीरो से एक एक कम है, यही तो कह रहा है वो। यस और नो? तो इन दोनों में -1, इसमें भी -1। यस और नो? ये नया जीरोस आ गए अल्फा और बीटा। तो x में 3 - 1, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 2, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -3/2। ये अल्फा बीटा किसके जीरोस हैं? नए वाले पॉलिनोमियल के। अब अल्फा और बीटा आ गए तो नया पॉलिनोमियल बनाना आता है क्या? फॉर्मूला है हमारे पास? यस और नो? यस सर। बस तो बना लो, आंसर है आपका। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। बस तुम लोग बस यहाँ लाइन पे अटक गए, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा क्लास, थोड़ा सा। एक नया पॉलिनोमियल निकालो, उसके जीरोस, ऐसे एक एक करो, ब्रेक करो। एग्जाम के अंदर हाथ पैर फुला के बैठने से कुछ नहीं होने वाला है, समझ में आई बात? क्वेश्चन को थोड़ा सा ठंडे दिमाग से पढ़ोगे तो अपने आप आंसर देना चालू करेगा वो, ठीक है ना? क्लियर हो गया क्वेश्चन साक्षी? यस सर। अब आ जाते हैं अपने पास इसके ऊपर। ये क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है वो तुम लोगों को पता नहीं है? इस क्वेश्चन में क्या पूछा था तुम लोगों से इसने? हाँ भाई, क्या करना था इस क्वेश्चन के अंदर? आपको सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली, ग्राफ बना दो, और उसके बाद क्या करना है साक्षी इसमें? सर कोऑर्डिनेट्स बताना। किसके? राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर गिवन लाइंस मीट y एक्सिस। मतलब तुमने जो ग्राफ बनाया, आपकी लाइन जहां y एक्सिस के ऊपर मिल रही थी, वो मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए, वो मेरा फाइनल आंसर है। तुम लोगों ने किसी ने कोऑर्डिनेट लिखे ही नहीं, ग्राफ बना के छोड़ दिया। आपका ग्राफ में जो भी लाइंस y पे कट कर रही है, जैसे यहां कट कर रही है और यहां कट कर रही है, दोनों कोऑर्डिनेट मेरे आंसर हैं। और y पे कट करेगी तो डेफिनेटली x मेरा 0 हो रहा होगा वहां, हाँ या ना? यस सर। तो यहां पर आपको ग्राफ बना के कोऑर्डिनेट देने हैं, जो कि आपका आंसर है यहाँ पे 0,5 एंड 0,-7। ये कोऑर्डिनेट देंगे। जब आप ये लिख के दोगे तब पूरे 3 नंबर मिलेंगे। ग्राफ बना के छोड़ दोगे तो 2 ही मिलेगा, कट जाएगा। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो ना, सिर्फ ग्राफ बनाया छोड़ दिया उसको। अरे 1 नंबर क्यों कटवा रहे हैं जब हमको सिर्फ कोऑर्डिनेट लिखने हैं? किसी ने भी कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखे हैं, किसी ने भी। साक्षी तूने कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं?
सर मैंने लिखे थे पर एस वाई एक्सिस के नहीं लिखे। तो फिर अरे क्यों नहीं लिखे? इतना मोटा मोटा वाई एक्सिस बोला है वो, कोई इंटरसेक्शन के लिख रहा है? अरे इंटरसेक्शन की थोड़ी मांग रहा है वो, वाई एक्सिस पे जहां लाइन टच हो रही है वो चाहिए उसको, दैट्स इट। क्लियर है? उसके बाद 31st क्वेश्चन कहां से आ रहा है बताओ? एनसीईआरटी से सर। तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहा है तो गलत क्यों हो रहा है फिर? स्टैंडर्ड के पेपर में इतने सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं। फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स, ये क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है एनसीईआरटी का, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो तुम लोगों को इसको सॉल्व करके रिलेशन बनाना है, उसके बाद भी तुम लोगों ने नहीं किया है। तो फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x and y such that p of xy is equidistant from the point a and b, hence write the coordinates of the points on x axis and y axis which are equidistant from point a and b। तो ये अपने आप बन जाएगा जब तुम लोग पहले एक रिलेशन स्टैब्लिश करोगे। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका जो x, y है वो a और b से क्या है? इक्विडिस्टेंस। मतलब वो कह रहा है कि PA इक्वल टू क्या है सर? PB है। तो PA का डिस्टेंस निकालो, PB का डिस्टेंस निकालो, सॉल्व करोगे आप पहले उसको। PA इक्वल टू क्या करोगे? PB करोगे। तो आप PA इक्वल टू PB करके आपका क्या रिलेशन बन रहा है वो दो मुझे पहले फटाफट। PA का डिस्टेंस PB का डिस्टेंस इक्वेट करा, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग करो अपने आप, मुझे बताओ क्या रिलेशन बन रहा है। उस रिलेशन से ही फिर आगे का क्वेश्चन डिकोड होगा। रिलेशन गलत, आगे का क्वेश्चन भी गलत। सर 2x minus 3y is equals to 4। क्या? 2x 2x minus 3y is equals to 4। चेक करो सब गलत है या सही है। ये अपना अपना निकालो सब लोग, मेरे को गलत लग रहा है ये। पाकी ने जल्दी में निकाला तो गलत ही निकाला होगा। पाकी चेक कर इसको वापस, सही है क्या? यस सर, चेक कर रही हूँ। बताओ बताओ फटाफट बताओ। सर मेरा तो कुछ और आ रहा है। हाँ बता बेटा क्या आ रहा है? सर x minus y is equals to 2। वेरी गुड, सही आ रहा है बिल्कुल तेरा, यही है। तो मेरा भी यही आ रहा है आंसर। बाकी इक्वेशन भी गलत बना रही है तू बेटा। हाँ ठीक है भाई क्लास। तो रिलेशन ये बनेगा। अब ये रिलेशन तो यार क्लास बनना चाहिए तुम लोगों से। अब ये रिलेशन नहीं बनता फिर डिजर्व करते हो तुम ये गलत करना क्वेश्चन। अब जब रिलेशन बन गया अब आगे का क्वेश्चन पढ़ो। इतना के बाद नहीं आ रहा चलेगा, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। अब तुम्हारा जो एक्स PA इक्वल टू PB का जो ग्राफ में रिलेशन बनेगा वो ये दे दिया है ना कि PA इक्वल टू PB है, उसका रिलेशन ये है। अब आप चाहो जब इसका ग्राफ बनाओगे तो इस तरह का कुछ ग्राफ बन जाएगा इसका। तुमको बनाना नहीं है, आंसर कैसे निकालना मैं तुमको समझा, बिना ग्राफ के आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। क्लास जब हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं, ऑन एक्स एक्सिस की बात करते हो आप, सिर्फ ये ध्यान रखो, तो ऑन एक्स एक्सिस पे होता क्या है? सर y 0। एग्जैक्टली मतलब जब y 0 होगा तो x 2 होगा। चेक करो अपनी इक्वेशन में, हाँ या ना? अरे y में 0 रख दो ना तो x कितना आ गया? 2 आ गया। तो आपका पहला आंसर हुआ 2, 0।
यस और नो क्लास? यस सर। और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट चाहिए तो एक्स को 0 बना दो, तो वाई कितना आ जाएगा? -2। तो आंसर क्या हो गया? 0, -2। -2। बस यही आंसर है आपका, खत्म। ये कोऑर्डिनेट्स है हमारे ए और बी के। अरे क्लियर है क्या क्वेश्चन? यस सर। यस सर। चलो अब आ जाते हैं सेक्शन डी पर। ठीक है ना, सबसे ज्यादा मार्किंग वाला सेक्शन आपका, 5 मार्कर ईच क्वेश्चन। अब मुझे एक चीज समझाओ, मैं तुम लोगों को ये क्वेश्चन करके बताऊं कि कैसे मीन निकालना है, कैसे मीडियन निकालना है, फिर आपको उसको क्या सॉल्व करना है। क्यों भैया? अब तुम लोगों को इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ये तुम्हारे सामने, है ना, तुमको क्या निकालना है? मीन भी चाहिए, मीडियन भी चाहिए, और दोनों को माइनस करना है, हाँ या ना? यही तो करना है ना, और क्या करना है इसमें? तो इससे सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे को तो लगता नहीं कुछ आने वाला है। इससे सिंपल और क्या आएगा स्टैंडर्ड वाले? ये तो बेसिक वाले बच्चे भी इसको हंस के करेंगे। बट कुछ पता है, ताज्जुब की बात है, एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं है, एक भी बच्चे का। ना तुमसे मीन सही निकल रहा है, ना तुम लोगों से मीडियन सही निकल रहा है। कितनी गलत बात है ये, और 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। ना तुम मीन निकाल पा रहे हो, ना तुम मीडियन निकाल पा रहे हो, और ऑब्वियसली बात है डिफरेंस तो फिर भूल ही जाओ। जब आंसर, जब मीन और मीडियन ही गलत है तो डिफरेंस तो गलत आना ही है। तो स्टेट्स को हल्के में मत लो कि स्टेट्स तो कर ही लेंगे। अरे तुम स्टेट्स नहीं हो रहा तुम लोगों से, तुम लोग कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो भर भर के। 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, वो गलत कर दिया आपने, जिसमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, कुछ मेथड वेथड सब आता है तुम लोगों को, तो तुम गलत कर पा रहे हो बिकॉज तुम कैलकुलेशन गलत कर रहे हो। कैलकुलेशन का तो कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास। समझ में आ रही है बात? सब बच्चों का गलत है, एक बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं। सब किसी की भी कॉपी के अंदर मैंने 5 नंबर नहीं दिए इस क्वेश्चन में, क्योंकि सबके आंसर्स गलत हैं, ईच एंड एवरीवन। अपने बैठो और कैलकुलेशन करो। समझ में आई बात? कैलकुलेटिव पार्ट के अंदर प्रैक्टिस के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। समझ में आई बात? तो इसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता हूं, आता है तुम लोगों को, पर तुम गलत कर रहे हो। ये क्वेश्चन किसने किया है? दोनों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सिंपल है। सर मैंने बी पार्ट करा था। ए पार्ट क्यों नहीं किया? करने अपन को दोनों ही हैं, दोनों ही आने चाहिए हम लोगों को। हाँ भी तनिष, तूने क्या किया इसमें? सर ए पार्ट। चलो ए पार्ट की इक्वेशन बनाओ, 2 मिनट दे रहा हूं फटाफट से। सानवी समझ में आ रहा है तेरे को? यस सर आ रहा है। इक्वेशन बनाओ 33 के ए पार्ट की, फिर बी पार्ट की भी बात करेंगे, दोनों ही पार्ट करेंगे। देखो तुम लोगों से इक्वेशन बन रही है क्या, तुम कहां अटक रहे हो, फिर बताता हूं मैं। 2 डिजिट के नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपन ने किए हैं क्लास, इसमें ऐसा नहीं है कि अपन ने नहीं किया, अपन ने कर रखे हैं। सर पहली इक्वेशन बन रही है x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। क्या? x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। x माइनस 2y इक्वल टू 0 कैसे? सर इस क्वेश्चन के अंदर अपन को गिवन है कि 2 डिजिट नंबर 7 टाइम्स है उसके सम ऑफ डिजिट्स के, मतलब कि 10x प्लस y है 7 टाइम्स ऑफ x प्लस y। इसके हेल्प से इक्वेशन बनेगी सर ये। चलो ठीक है, आगे सब बनाओ अपनी अपनी। जो पहली इक्वेशन है क्लास, वो सबसे बननी चाहिए क्योंकि वो एनसीईआरटी से आ रही है। ये अपन ने कई बार किया हुआ है। सेकंड नहीं बन रही तो चलेगा, बट फर्स्ट इक्वेशन तो क्लास सबसे बननी चाहिए यार। बाकी तेरी बनी नहीं बाकी अभी? सर बना रही हूँ। बना बेटा फटाफट। जो है 10x plus y equals to 7x plus y आ रही है। ओके चलो, फर्स्ट फर्स्ट क्या हो रहा है, 2 डिजिट नंबर। मैंने तुमको 10 बार बताया 2 डिजिट नंबर्स के बेसिक्स तुमको पता है कि एक को अपन यूनिट डिजिट को x ले लिया, और 10 डिजिट को अपन ने क्या ले लिया,
y, पता है ना ये सब लोगों को। यूनिट प्लेस को क्या मान लिया आपने x, टेंस प्लेस को क्या मान लिया आपने y। ये करते हैं अपन, करें कई बार। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, मतलब नंबर क्या बन जाएगा आपका 10y प्लस एक्स, हाँ या ना? अरे बनेगा ना नंबर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स है, मतलब ये नंबर जो है ये 7 गुना है किसका, द सम ऑफ द डिजिट्स। डिजिट कौन है, x और y, मतलब 10y प्लस एक्स जो है वो 7 टाइम्स है x प्लस y का, यस और नो। अब किसी ने 10x प्लस y बनाया चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी ने यूनिट प्लेस को y ले ले, इससे कोई मैटर नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये सब बना पा रहे हैं क्या? अगर ये नहीं बन रहा तो फिर दिक्कत वाली बात है। बाकी ये बनी, यस सर, ये वाली तो बनी। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। तो 10y प्लस एक्स इक्वल टू 7x प्लस 7y, ठीक है। 10y माइनस 7y सॉरी 7x माइनस x, क्या रिलेशन आ रहा है आपका, एक मतलब इक्वेशन ये आ गया अपने पास 3y इक्वल टू 6x आ गया, और काट देंगे तो y इक्वल टू क्या आ गया आपका 2x आ गया, ये आ गया, यस और नो। अब चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख दो कि सर 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, जो भी तुम्हारी बन रही है, ये बन रही है या ये बन रही है, किस किस की बनी है, यस सर बनी है। चलो इतना बन गया हमारा, अब आगे आ जाते हैं, ये तो सबसे बनना ही चाहिए। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड 2 मोर देन, अब सुनो मेरे को, देखो क्वेश्चन यहां से जुड़ा हुआ है, ये समझने वाली बात है। क्वेश्चन कहां से जुड़ा हुआ है सर, इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। अभी भी आगे वाला जो क्वेश्चन है ना वो इसी नंबर से जुड़ा हुआ है, मतलब किससे कंपेयर हो रहा है, 10y प्लस एक्स से ही क्या हो रहा है, जो एक रिलेशन तो 10y प्लस एक्स का ये दे दिया, दूसरा भी 10y प्लस एक्स से ही कंपेयर कर रहा है वो। एंड बोला है ना, एंड मतलब 10y प्लस एक्स से ही कंपेयर हो रहा है। क्या कंपेयर हो रहा है कि 10y प्लस एक्स जो है वो क्या है, 2 मोर देन 5 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स। डिजिट्स मतलब डिजिट्स 5 से मल्टीप्लाई हो रही है, 5xy और 2 ज्यादा है प्लस 2। अरे मेरी बात समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं, यस और नो? ये जो आपकी इक्वेशन है ना, नहीं चले चलता हूं मैं, ये जो बात कर रहा है ना वो 2 मोर देन किससे ज्यादा है, 5 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, मतलब कि 5 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट, मतलब 5xy बन गया। ये समझ पा रहे हैं, डिजिट्स का प्रोडक्ट है तो xy और उसका 5 गुना, और उससे कितना ज्यादा है, अरे कौन है ये, किससे कंपेयर हो रहा है ये, 10y प्लस, मेरी बात समझ में आ रही है? आपका जो 2 डिजिट नंबर है वो 2 ज्यादा है किससे, डिजिट्स के मल्टीप्लाई बाय 5। अब एक इक्वेशन नंबर 2 ये है, और ऊपर क्या रिलेशन बनाया था अपन ने, y इक्वल टू 2x बनाया था, यस सर। तो बस तो फिर y इक्वल टू 2x यहां पे डाल दो आप। तो जहां जहां y आ रहा है 10y 2x प्लस x, 5x y की जगह 2x प्लस 2, ठीक है। तो ये बन गया आपका 20x प्लस x 10x स्क्वायर प्लस 2। तो तुम देखोगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है यहाँ, तो यस और नो? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। अरे हाँ या ना क्लास, ये इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व कर लो और आंसर बताओ मुझे क्या आ रहा है फटाफट से। इक्वेशन बनाना आया, ये वाला काम आया सब लोगों को, सॉल्व वॉल्व तो तुम लोग कर लोगे, ये काम सब कर पा रहे हैं, ये हजम कर पाए हो तुम लोग ये काम, यस और नो? यस सर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मिल्टन स्प्लिटिंग करना, ये करना वो करना, ये तो हो ही जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, मतलब इसी के आगे वाले पार्ट पे चलते हैं। अब अपना
जो सेकंड पार्ट है जो तुम लोगों ने कई बच्चों ने किया है, ठीक है, ये भी सिंपल ही है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो यहां पर फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी, वैल्यूज ऑफ पी मतलब एक से ज्यादा आ सकती हैं, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, अगेन डी इक्वल टू क्या होने वाला है 0। ऑल्सो फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड। इस क्वेश्चन में तनिष्क करना क्या है ये समझा दे मेरे को, करना कैसे है, ये करना क्या है, क्या मांगे है इस क्वेश्चन की अपन से। सर इसमें p की वैल्यू मांगी है। फिर क्या सर इसके अंदर जो दे रखा है अपन को p + 4x² माइनस, नहीं समझ गया, पी की वैल्यू मांगी है आपसे, वो समझ गए। पी की वैल्यू निकलने के बाद क्या करना है, सर मिडल स्प्लिटिंग। किसकी मिल्टन स्प्लिटिंग, सर इसमें जो b² - 4ac के अंदर इसकी वैल्यू पुट करके और फिर आंसर आएगा सर। क्लास यहाँ पर जो p की वैल्यू आप निकालोगे ना, जो भी तुम्हारी p की वैल्यू आ रही है, वो p की वैल्यू वापस से इस क्वेश्चन में पुट होगी, यस और नो, और फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको फिर सॉल्व करके आंसर निकालना है, यस और नो। तुम क्वेश्चन समझ रहे हो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ p, ठीक है ना। तो पहले चलो इसकी वैल्यूज निकाल के बताओ मुझे, 5 नंबर का क्वेश्चन है, छोड़ नहीं सकते अपन। सबसे पहले आपको उसकी वैल्यूज ऑफ p निकालनी है, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या दे दिया 0 दे दिया, इक्वल रूट्स। तो अभी तो क्वेश्चन यहीं तक हुआ है सिर्फ, चलो निकालो व्हाट इज p है, फटाफट निकाल के दो, किसी का गलत नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना किसी का भी गलत नहीं आना चाहिए। निकाल के दो फटाफट, p क्या आ रहा है, सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो सॉल्व मैं करूं, सर -3 and 5। -3 and 5, सब लोग करो, सब लोग करो। पागी कह रही है -3 और -5 आंसर आ रहा है, यही बोल रही पागी, नहीं सर -3 and +5। ये ले ठीक है, अब यस सर यही आ रहा है यही आ रहा है। मेरा भी। अब सुनो मेरी बात ध्यान, अब क्वेश्चन यही खत्म नहीं हुआ, अब क्या करना है, तुमको p के दो वैल्यूज मिल गई है ना, इन दोनों पहले p इक्वल टू, केस फर्स्ट क्या रहेगा तुम्हारा, p इक्वल टू -3, ये p इक्वल टू -3 पहले अपनी इक्वेशन में जाएगी और सॉल्व हो जाएगी, सॉल्व होके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ना, उसको सॉल्व करना है, वहां से दो आंसर्स मिलेंगे, फिर p की जगह 5 डालेगा इसी इक्वेशन में, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, वहां से फिर दो आंसर्स मिलेंगे। तुम क्वेश्चन समझ पा रहे हो, यस और नो क्लास। यस सर। मतलब यहां पर 4 आंसर्स निकलेंगे, कैसे, -3 डालने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, स्प्लिट होगी, दो आंसर, 5 डालने के बाद फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, स्प्लिट होगी, फिर दो आंसर्स। अब कई बार हम लोग आंसर को ऐसा नहीं होता, हम इग्नोर भी कर देते हैं। अगर मान लो मेरा एक p जो आ रहा होता ना, एक p मेरा -4 आ रहा होता, क्या आ रहा होता p मेरा, -4। तो उस -4 को मैं इग्नोर कर देता, बताओ क्यों, बताओ क्यों, सर बिकॉज़ हमें वैल्यू पॉजिटिव में चाहिए। किसने बोला ये पॉजिटिव में चाहिए, क्लास अगर p के अंदर -4 डालूंगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बचेगी, चेक करो एक बार, ये इक्वेशन बन जाएगी। यहां पर अगर मैंने p में -4 डाल दिया तो ये कोफिशिएंट 0 बन जाएगा और x² ही खत्म हो जाएगा, तो फिर लीनियर इक्वेशन बन गई ना, यस और नो। तो अगर p मेरा -4 होता तो मैं इसको इग्नोर कर देता, पर यहां पर p -3 है तो -3 भी चलेगा और +5 भी चलेगा, यस और नो। -3 डालने के बाद भी इक्वेशन बनेगी, स्प्लिटिंग करेंगे आंसर, 5 डालने पे भी इक्वेशन बनेगी, स्प्लिटिंग करेंगे आंसर, 4 आंसर्स आएंगे इसके, यस और नो। अरे समझ में आ रही है बात, यस सर। कर लोगे, यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 34, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से सिर्फ साक्षी तेरा ही सही है, जहां तक मुझे याद है। अब इस क्वेश्चन के अंदर पहले तो तुमको पता ही है क्या करना है ना, क्या करना है,
स्टेट द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। करी है अपन लोगों ने? यस और नो? यस सर। तो अपन को थेल्स थ्योरम नहीं करनी है, उसका कन्वर्ट्स करना है, और कन्वर्ट्स करने के बाद वो आपने कर दिया, उसके बाद फिर ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यस और नो? तो ये मान के चलता हूं कि कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम सबको आती होगी। तेरे को आती है ना तनिष्क? यस सर। तूने करी है? यस सर करिए। करी है, चलो आज मान लिया तुम लोगों को आती है। अब इसके क्वेश्चन का आंसर दो मुझे फटाफट से। क्या कह रहा है? इसको करने के बाद ऑल्सो फाइंड बी एफ अपॉन एफ सी इन द फॉलोइंग फिगर एंड गिवन दैट दिस इज गिवन है, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ई एफ। मतलब कि बी एफ अपॉन एफ सी भी चाहिए और ई एफ भी चाहिए। करो, करके दो फटाफट से। ये क्वेश्चन कोई रॉकेट साइंस नहीं है क्लास। अपन ने जो बीपीटी के अंदर फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 किया है, यस सर। ट्रेपीजियम वाला, अरे हाँ या ना? अरे वैसा ही है, उसी का ही भाई है ये, एनसीईआरटी का ही है। वहां पर अपन ने रिलेशन निकाला था, यहां पर वैल्यूज दे दी उसने। क्या दिक्कत हो गई? तो दे दी, करके दो, अभी करके दो सब लोग फटाफट। ट्राइंगल्स पिक करने और यहां पे देखो कंस्ट्रक्शन भी नहीं करना, तीनों ही साइड्स पैरेलल दे रखी हैं। और तुमको याद करो, तुम लोगों ने अपन ने क्वेश्चन नंबर 9 में कंस्ट्रक्ट करके तीनों साइड्स पैरेलल बनाई थी, हाँ या ना? ये लाइन अपन ने कंस्ट्रक्ट करी थी ना? यस सर। यस सर। करो, आंसर चाहिए मेरे को इसका। आधा काम तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो कन्वर्ट्स करी उससे नंबर मिलेंगे, आधा इससे मिलेंगे। इवन 2 ही नंबर मिलेंगे उससे तो, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा है, 2 चीज मांगी, ये भी मांग रहा है और ईएफ भी मांग रहा है। तो बी एफ अपॉन एफ की वैल्यू 2/3 आ रही है क्या? किसकी? तो बी एफ अपॉन एफ सी की। मतलब कि इसी के बराबर आ रही है, यस सर। AE अपॉन ED। यस सर। वो तुम लोग देखो, मुझे क्या पता। और देखो तुम लोग एक चीज पता है, एक चीज इस क्वेश्चन में कितनी एक सिमिलरिटी याद दिलाऊं तुम लोग। अभी अपन ने एमसीक्यू किया था एक, यस सर। तो मैंने क्या बोला था? इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम होगा, बोला था मैंने। यस सर। वो चीज यहाँ भी अप्लाई हो रही है, चेक करो देखो, तो यही आया है, मतलब उस दिन को। है ना? आप ये चेक करो, यहां पर तुमको AE अपॉन ED इज गिवन 2/3, तो ये भी 2/3 होगा, हाँ या ना? अरे हाँ या ना क्लास? यस सर। तुम समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? आप ये देखो, उस क्वेश्चन में AE अपॉन अपन को ये 2 और 3 दे दिया रेशियो, तो अपन ने क्या, मैंने क्या बोला था? ये बराबर ही होगा इसका। तो BF अपॉन FC भी क्या है? 2/3 है। ये आएगा कैसे? इसी तरह से आप जब ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करोगे ना, तभी आएगा। अब तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं तुमको बता देता हूं। अब यहां पर तुम ये देखो कि हमारे पास ट्राइंगल ADC है। अरे हाँ या ना? दिख रहा है ट्राइंगल ADC? ADC, इसमें आपके पास EG इज पैरेलल टू CD है। अरे यस और नो? अरे बोलो, यस सर। धीरे बोल, मेरा कान में मुंह लगे, मैं कान खराब करेगी मेरे। रियम से बोल यस सर, ऐसे ठीक है। अब क्या लग रही है इसके अंदर, जब EG इज पैरेलल टू CD हो जाएगा तनिष्क, क्या लग जाएगा इसमें? सर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो आप ये कह सकते हो ना कि AE अपॉन ED इक्वल टू AG अपॉन GC। कह सकते हैं ये, मतलब कि ये रेशियो तो आपको पता ही है ऑलरेडी, तो ये रेशियो भी क्या हो गया? 2/3 हो गया। मतलब आपको अब इसका भी रेशियो पता लग गया, हाँ या ना? अब कौन सा ट्राइंगल लोगे आप? अब कौन सा ट्राइंगल लोगे? अरे ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में भी क्या लग जाएगा? VPT लगेगी, यस और नो? अब आपका जो रेशियो इसका होगा वही रेशियो इसका भी होगा, इसलिए आपका BF अपॉन FC भी कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा।
अरे समझ में आ रही है बात? तो वहां पर जब 1 मार्कर क्वेश्चन कर रहे थे तो क्या इतना सारा काम करेंगे? क्या नहीं करेंगे, इसलिए मैंने बोला डायरेक्ट ले लो। पर यहां पर सब्जेक्टिव काम है, 5 नंबर क्वेश्चन है, तो ये सब आपको करके देना पड़ेगा, तभी नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। समझ में आई बात? तो मैं इतना मान के चलता हूं कि तुम लोगों को यह समझ में आ गया कि BF अपॉन FC 2/3 कैसे आ रहा है। ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ मुझे। यस सर। अब आ जाओ आगे वाले पार्ट पर। तो एक पार्ट तो खत्म हो गया अपना, मतलब ये वाला पार्ट तो अपना निकल गया। अब आगे वाला पार्ट मुझे EF चाहिए क्लास। क्या चाहिए मेरे को? EF चाहिए। चलो अब EF कैसे निकालेंगे वो अपन देख लेते हैं। तो EF क्या है सर हमारा? EF ये वाली लाइन है, ये पूरी EF चाहिए अपन लोगों को। क्लियर है? अब क्लास यहां पर अगर हम देखेंगे EF चाहिए तो कौन सा ट्राइंगल लें जिसमें EF का कोई पार्टिसिपेशन हो, ये दिमाग लगा के मुझे बताओ तुम लोग। सर अपन ने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे, मतलब एक साथ नहीं, अलग अलग, और फिर उनका जैसे पहले EG निकालेंगे अपन CPSC yes. से, और फिर FG निकालेंगे। देखो अपन को, देखो क्लास क्या होता है ना, जब इस तरह के क्वेश्चन कभी फंसते हैं ना, तो पहले देखा करो दे क्या क्या रखा है। तो आप देखोगे यार AB की लेंथ दे रखी है 10, मतलब ये 10 है सर। CD दे रखा है मतलब 15, मतलब तुम दिमाग लगाओ, अगर हम लोगों को EF निकालना है तो EF में 2 पार्ट हैं, एक EG है और एक GF है, यस और नो? तो डेफिनेटली ऐसे ट्राइंगल्स लिए जाएंगे जिनमें AB आ रहा हो और क्या आ रहा हो, CD आ रहा हो, तभी वैल्यूज निकलेगी। अब तुम लोगों को पहले दिख रहा है कि सर मुझे EG निकालना है, तो EG के साथ कौन सा ट्राइंगल लिया जाए जो सिमिलर भी हो जाए या BPT भी लगे और उसमें CD या AB आ रहा हो। तो मैं जो ट्राइंगल ले रहा हूं, ट्राइंगल AEG एंड ट्राइंगल ADC। बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? अब देखो आराम से फिगर को। ट्राइंगल AEC, AEC कौन सा ट्राइंगल है आपका? ये वाला AEC नहीं, AEG लो, वो तो बड़ा वाला हो जाएगा, दूसरे में लिया है अपन ने, दिस इज G, ठीक है ना? ये वाला ट्राइंगल छोटा वाला जिसके अंदर EG आ जाएगा। और कौन सा ट्राइंगल ले लिया? ADC। ADC मतलब ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले लिया। अरे यस और नो क्लास? ठीक है, इससे क्या निकाल लोगे आप? अरे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर हैं? अरे दोनों के अंदर ये एंगल क्या आ रहा है आपका? कॉमन आ रहा है। ये लाइन और ये लाइन कैसी है? पैरेलल है, तो दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं है? और ट्राइंगल अगर सिमिलर है, ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है तो साइड्स कैसी होंगी आपकी? प्रोपोर्शनल होंगी। तो प्रोपोर्शनल अगर होंगी मेरे पास, तो मैं क्या क्या रिलेशन आ जाएगा मेरे पास? AE अपॉन, बोलो, AD, आगे AG अपॉन AC और EG अपॉन CD। अब तुम लोगों को क्या क्या दे रखा है वो उस पर नोटिस करो और रिलेशन के निकाल की कोशिश करो, ठीक है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि सर मेरे पास ये रेशियो तो ऑलरेडी है। अरे चेक करो कितना रेशियो है AE अपॉन AD? 2/3 दे रखा है, बट अपन को AD की बात करेंगे तो वो जुड़ जाएगा 2/5। एग्जैक्टली। समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं मैं? अरे यस और नो? ये EG है। अब AG और AC, AG और AC की हम लोगों को जरूरत नहीं है। रीजन? अरे वो तो सब कुछ ये सब बराबर ही होने वाले हैं, तो मेरे को किसकी जरूरत है? EG की, यस और नो? तो EG मुझे पता नहीं है। क्या मुझे CD पता है क्या क्लास? पता है ना CD कितना? 15। तो EG की लेंथ आ जाएगी क्या? EG कितना आ जाएगा? 15 इंटू 2/5। तो EG कितना आ गया मेरा? 6 आ गया। 5 1 जा 5, 5 3 जा 6, 3 2 जा 6। तो EG कितना आ गया मेरा? 6। सिमिलरली अब आप ट्राइंगल कौन सा लोगे? सेम काम करना है तुमको, पता है क्या लेके ट्राइंगल? अब आप ट्राइंगल ले लेना ये छोटा वाला जिसमें आपकी GFC आ जाएगा, और कौन सा ट्राइंगल? साथ में ABC वाला ट्राइंगल। अगेन इसमें भी वही काम करोगे और क्या निकल जाएगा? GF निकल जाएगा, और EG और GF को ऐड करोगे तो EF की लेंथ आ जाएगी। आई होप तुम लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा किस तरह से अपन को डील करनी है। यस और नो? बाकी समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से 5 नंबर मिलेंगे आपको, ऐसे ही नहीं मिलेंगे, सिर्फ मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी।
ठीक है भाई क्लास, तो ये आपका 34th क्वेश्चन। अब आ जाओ आप 34 के बाद 35 पर। वाह, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये किसी से हिला भी नहीं होगा, मुझे पता है। बताओ भैया, पहले फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट किया है किसी ने? 35th का फर्स्ट पार्ट? बताओ इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। सो गए क्या सब? भूख लग रही है क्या? हेलो, अबे आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? तो बोल क्यों नहीं रहे हैं? बताओ ना, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पाकी यस सर। बता, क्या समझ में आ रहा है? सर एक वुडन क्यूब है 14 सेंटीमीटर साइड का, उसके एक फेस से अपन मैक्सिमम हेमिस्फीयर को स्कूप आउट करने बस की इतना ही रहे, कोशिश इतना ही करें। रहे, ठीक है ना? अब इतना, अब मतलब एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करो। पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करो उसका, ठीक है ना? फर्स्ट पार्ट मतलब कि ये कह रहा है यहां तक सॉल्व करो सिर्फ इसको, इतना बस। ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया को छोड़ दो अभी। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हेमिस्फीयर दैट कैन बी स्कूप्ड आउट। बताओ क्या करेंगे इसमें? साक्षी, तूने ये अटेम्प्ट किया था बेटा? सर बी पार्ट। बी पार्ट करो इसको अभी। मान लो ये क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, यही करना है कंपलसरी। बताओ क्या करेंगे इसमें फटाफट से। ये क्वेश्चन सब लोगों को आएगा अगर तुम ढंग से दिमाग लगाओगे। क्या कह रहा है? फ्रॉम वन ऑफ द फेसेस ऑफ द सॉलिड वुडन क्यूब। तो क्यूब का फेस क्या होता है? अरे क्यूब का एक फेस क्या होता है? सर स्क्वायर। एग्जैक्टली इतना टाइम लगता है क्या बताने में यार क्लास? ये नहीं पता तुम लोगों को? तो आप स्क्वायर की बात करो, और उस स्क्वायर की जो लेंथ है, साइड है, आपको कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। 14 14 14 एंड 14, ऐसे ही कुछ होगा क्या? यस सर। अब तुम क्या कर रहे हो? इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ हेमिस्फीयर स्कूप आउट कर रहे हो, मतलब कि हेमिस्फेरिकल गड्ढे बना रहे हो आप, जिसकी डायमीटर कितनी है? 1.4। तो ऐसे कितने हेमिस्फीयर यहां से स्कूप आउट कर लोगे, ये आपसे पूछ रहा है। ऐसे कितने हेमिस्फेरिकल गड्ढे बन जाएंगे स्क्वायर पर, कितने बन जाएंगे, वो आपसे पूछ रहा है। क्या क्वेश्चन समझ में आया क्या हो रहा है? जैसे आपने यहां से एक हेमिस्फीयर निकाल लिया, स्कूप आउट कर लिया, फिर एक और निकाल लिया, फिर एक और निकाल लिया, ऐसे करते 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 पूरा स्क्वायर में भर दोगे, तो आप कितने ऐसे हेमिस्फीयर निकालोगे, ये आपसे पूछ रहा है। अरे हाँ या ना? यस सर। अब देखो यहां पर इसने क्या स्मार्टनेस दिखाई है, मतलब स्मार्टनेस मतलब सॉल्यूशन इजी बनाने के लिए तुम लोगों के लिए आपको साइड दे दी स्क्वायर की 14 सेंटीमीटर और डायामीटर दे दी 1.4 सेंटीमीटर। अरे हाँ या ना? सर एक लाइन के अंदर ऐसे 10 हो सकते हैं। यस देखो, एक हेमिस्फेयर बना अपना ऐसा, ठीक है, जिसमें कितनी आ रही है ये? 1.4। एक और बन जाएगा 1.4। तो 1.4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? मतलब कि एक लाइन में ऐसे कितने हेमिस्फेयर निकल जाएंगे? 10 निकल जाएंगे। कितने निकल जाएंगे? 10। जैसे यहां 10 निकलेंगे, यहां भी तो 10 निकलेंगे। यस और नो? नहीं समझे? पहली रो के अंदर 10, दूसरी में भी 10, क्योंकि आपका स्क्वायर है ना, तो अगर एक रो में 10 निकल रहे हैं तो ऐसी कितनी रो बनेंगी? 10 बनेंगे। क्यों? 1.4 1.4 1.4 1.4 ऐसे करते करते 14 बनेगा। तो एक रो में 10 निकलेंगे, तो 10 रो में कितने निकलेंगे? 100 इज द आंसर।
100 इज द आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को कॉमन सेंस लगाना था। क्वेश्चन जब समझ लेंगे ना हम लोग, तभी ये काम हो पाएगा कि सर हमारे पास डायमीटर 1, ना तो यहाँ पे कोई एरिया लगेगा ना कोई वॉल्यूम लगेगा, तुम समझ रहे हो, कुछ नहीं लगेगा यहाँ पे कोई वॉल्यूम कुछ नहीं लगने वाला है। यहाँ पर सिंपल एरिया लगाएंगे अपन। समझ में आई बात किसका? अगर आप फॉर्मूले के थ्रू करना चाह रहे हो तो एरिया ऑफ स्क्वायर और डिवाइड कर देंगे किससे? आपके पास 1.4 की लेंथ यहां पर है और 1.4 की लेंथ यहां पर है, तो 1.4 इंटू 1.4। सब लोग क्वेश्चन समझ गए क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, या वापस समझाऊं? हाँ भी तनिष, तो आपके पास यहां पर भी 14 सेंटीमीटर की लेंथ है और मान लो ब्रेथ भी हमारी 14 सेंटीमीटर है, तो 1.4 करते करते यहां पर 14 सेंटीमीटर बनेगा और ऐसे 1.4 करके क्या बनेगा? 14 सेंटीमीटर। तो हम सब जानते हैं, इतना दिमाग लगा सकते हो, 1.4 इंटू 10 करेंगे तभी तो 14 सेंटीमीटर बनेगा सर। मतलब कि यहां पर भी 10 हेमिस्फीयर आ जाएंगे और यहां पर भी 10 हेमिस्फीयर आ जाएंगे, तो 10 इंटू 10 पूरे फिगर के अंदर 100 हेमिस्फीयर आ जाएंगे। मतलब 100 हेमिस्फीयर आप स्कूप आउट कर सकते हो। अब एक ऐसा क्यूब बन गया जिसके एक फेस पे 100 हेमिस्फेरिकल गड्ढे बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? 100 हेमिस्फेरिकल पिट बने हुए, गड्ढे बने हुए। अब आपका आगे वाला पार्ट क्या है वो तुम लोग देखो। आगे वाला पार्ट क्या कह रहा है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हेमिस्फीयर दैट कैन बी स्कूप्ड। ये हो गया। ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस। अब देखो जो सॉलिड नजर आ रहा है उसका आपको टोटल सरफेस बताओ भाई, जनरल फॉर्मूला बताओ उसका क्या होगा। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड? हरी अप जल्दी। ये जो आपका ऐसा फिगर है, ये सारा जो खेल हुआ ऊपर वो सिर्फ एक फेस पे हुआ है, बाकी सब कुछ एज इट इज है, रखा हुआ है। बताओ क्या होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड? जो फिगर नजर आ रहा है आपको उसका टीएसए क्या होने वाला है? जल्दी। जनरल फॉर्मूला बता दो बस। बताओ क्लास, ये तो होना चाहिए यार। बनाया किसी ने? सर मैंने बनाया सर। बनाओ, बताओ। सर TSA ऑफ क्यूब प्लस 100 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर माइनस वन साइड ऑफ स्क्वायर। नहीं क्लास, देखो सिंपल सा है ना यार। साक्षी तेरे से नहीं बन रहा? नो सर। क्यों क्यों नहीं बन रहा बताओ यार। क्लास सबसे पहले ये फिगर है हमारे पास, तो सबसे पहले तो TSA ऑफ क्यूब, ठीक है, 6 के 6 फेस का एरिया निकाल दिया, प्लस जो 100 गड्ढे बन गए हेमिस्फीयर, तो CSA ऑफ 100 हेमिस्फीयर। बट क्लास हमने स्कूप आउट किया है, तो आपका जो स्कूप आउट किया है ये गड्ढा तो बन गया, बट ये जो सर्कल है ये तो बाहर आ गया ना, आया ना रेड कलर का, तो माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? एरिया ऑफ 100 सर्कल्स। TSA ऑफ क्यूब 6 फेस का एरिया प्लस CSA ऑफ 100 हेमिस्फीयर, जो ऊपर गड्ढे बन गए हेमिस्फेरिकल, तो स्पेस बन गया, गड्ढा आ गया। माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर्कल वाला पार्ट तो बाहर निकल चुका है। यस और नो? ये आपका जनरल फॉर्मूला है। क्या मेरी बात हजम हो रहा है? ये जनरल फॉर्मूला हजम हो पा रहा है सब लोगों को? यस और नो क्लास? यस सर। तो TSA ऑफ क्यूब सब जानते हैं क्या होगा? 6a स्क्वायर, a पता है आपको। CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर। अब मैं यहां पर 100 लगा दूं, यहां भी इंटू 100 होने वाला है और ये भी इंटू 100 होने वाला है। सब कुछ है, a पता है, r पता है। r क्या हो जाएगी? जो आपकी डायमीटर है 1.4, तो 0.7 हो जाएगी। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अरे हाँ या ना क्लास? क्लियर है क्या? यस सर। ये आपका क्वेश्चन था।
इसी का ही जो सेकंड वाला पार्ट है वो थोड़ा सा इससे ईजी है, ठीक है। एग्जाम में काम वही करना है जो इजी लगे, ऐसा नहीं करना डिफिकल्ट पे। तो ये तो अपन कर रहे हैं बिकॉज अगर मान लो कि आ जाता है तो करना वही काम है आपको जो आता है, वहां पे होशियारी नहीं लगानी है अपनी। बताओ चलो इसका क्या बनेगा, जनरल फॉर्मूला बता दो इसका भी मुझे। From the solid cylinder of height this and radius this, two cones of height this and this are hollowed out. Find the volume and the surface area of the remaining. Volume भी चाहिए, surface area भी चाहिए, दोनों का वॉल्यूम का भी जनरल फॉर्मूला बता दो और एरिया का भी जनरल फॉर्मूला बता दो फटाफट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस 2 इनटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है भी क्लास, सिलेंडर के वॉल्यूम में से दो कोन्स के वॉल्यूम माइनस हो जाएंगे। एंड सरफेस एरिया सर CSA of cylinder plus CSA of two cones। एग्जैक्टली, सिंपल एज दैट, यही जनरल फॉर्मूला है। डायमेंशंस निकाल लोगे, डायमेंशन यहाँ पर आप देखो कोन है तो यहाँ पे तुम लोग को स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी, यस और नो। एरिया के लिए एल जरूरत पड़ेगा ना, CSA ऑफ कोन के अंदर पाई आर एल, एल है नहीं पर रेडियस और हाइट है, कर लेंगे। यस सर। 39। जो भी तुम लोग निकाल रहे हो। चलो आज के लिए इतना बहुत है, कल क्लास में इसके जो 3 बची हुई हैं केस स्टडीज वो देख लेंगे अपन। समझ में आ रही है बात? तो Yes, sir। समझ में आया तुम लोगों को, सैंपल जो ये पेपर दिया था तुम लोगों को मैंने, ठीक है। यस सर। यस सर। चलो अब इसको लेके जो भी क्वेश्चन है और अच्छे से सॉल्व कर लेना, ठीक है। और कोशिश ये करो कि मैथमेटिक्स के अंदर रोज एक सैंपल पेपर सॉल्व हो जाए तो सबसे बेस्ट है। समझ में आई बात? और अगर ढंग से करोगे तो 2 घंटे में हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, जो आते हैं उनको छोड़ सकते हैं। तो एक सैंपल पेपर अगर रेगुलर होगा तभी प्रैक्टिस बन पाएगी अच्छी, ठीक है ना। और जिसके अंदर तुम लोगों को स्टैट्स का रोज एक क्वेश्चन करो, जो क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा है, बार बार कैलकुलेटिव प्रॉब्लम हो रही है, तो कैलकुलेशन के लिए तुम लोगों को स्टैट्स करना पड़ेगा। स्टैट्स को देख के छोड़ मत दिया करो, ये तो कर ही लेंगे, एकदम से नहीं हो पाएगा जो तुम गलत कर रहे हो बार बार, ठीक है ना। सेम साइंस, सेम सोशल, सेम इंग्लिश, सबको देना पड़ेगा 2-2 घंटा, 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा रोज, 2 घंटा मैथ्स, 2 घंटा साइंस, इस तरह से। तो 8 आवर्स की स्टडी, 8 से 10 घंटे का पढ़ने का टाइम आ गया है, तो 2 से 2.5 घंटा हर सब्जेक्ट को देने हैं तुम लोगों को। समझ में आई बात? तो 10 से 12 घंटे का पढ़ने का टाइम आ गया है, अगर 95% चाहिए 10th में तो, और नहीं चाहिए तो फिर बात अलग है। तो अगर 10 से 12 घंटे आज से पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो 95% आराम से बन जाएगी 10th क्लास में, ठीक है। रोज 2 घंटा हर सब्जेक्ट को दो, 2 से 2.5 घंटा ईमानदारी से, ठीक है भाई क्लास। तो एक सैंपल पेपर सॉल्व करो रोज, तब कुछ तुम लोगों को नजर आएगा कि हाँ चेंज आ रहा है कुछ, ठीक है। और एनसीईआरटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। क्लियर? यस सर। यस सर। Yes, sir। चलो बाय।